बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। मेरे गले को क्या हुआ? I don't know, आप बताइए। आपको वेलकम करते हैं। दिस इज सबसे आगे आई एम इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे। आपकी आवाज को ये हुआ है कि जो आप भागते हुए आते हैं ना लास्ट मोमेंट के ऊपर, ये पहले नहीं आते हैं। तमाम लोग जो देख रहे हैं ना, ये लास्ट मोमेंट पे आते हैं भागते हुए। क्या रीजन है? वक्त पे क्यों नहीं आते हैं? हमेशा देर से ये कौन सा इकबाल है जो देर से आ रहा है? बात ये है कि अगर तो कुछ मेरे रेगुलर फॉलो करने वाले हैं ना, उनको पता है कि ये एंड मोमेंट वाला ही केस है। तो इट्स अ केस। आई मीन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये है स्कूल से मुझे लगता है अब उम्मीद भी नहीं है। अब उम्मीद भी नहीं है। शम्मे भी बुझी चाहती है। आज क्या दिन है वैसे? आज जुमेरात है। आज जुमेरात है। सो आपने आज इंडिया नहीं दिया कि वीकेंड आने वाला है? वीकेंड आने वाला है आज। जुमेरात आती है। ऑफ कोर्स सभी खुश होते हैं जब वीकेंड आने वाला होता है। आज जुमेरात है और एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जाती है। और आपकी एक्साइटमेंट की वजह वीकेंड के अलावा कुछ और भी है, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगी। हम लास्ट मोमेंट तक बचा के रखेंगे कि कौन सी ऐसी खबर है जो इमरान हसन ने अभी तक छुपा कर रखी हुई है। तो उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना अंटिल टुमारो। आई थिंक सोशल मीडिया पे दे देंगे। सोशल मीडिया पे कल तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जी, एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि सऊदी हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है। तमाम हुज्जाजे कराम, स्पेशली जो उर्दू समझते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। या इसके अलावा दीगर लैंग्वेजेस के अंदर भी ऐलान किया, लेकिन हम उर्दू के हवाले से दे देते हैं कि हेल्थ कॉल सेंटर अब हाजियों के लिए 24 घंटे मुख्तलिफ ज़बानों में खिदमत फराहम कर रहा है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। और ये प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया कि मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर अब हेल्प की जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है इनिशिएटिव एक लिहाज से। तो वहाँ पे चूंकि एक बड़ी तादाद हाजियों की होती है, दूसरा हमारी ज़बान के लिए भी अच्छा है दैट इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एट सच पॉइंट्स, एट सच प्लेसेस। सबसे आम जगह यही है। ये जो सेंटर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सेहत की सहूलियात तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए, इसके अलावा जो तिब्बी रहनुमाई है फराहम करने के लिए, देन अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, उस हंगामी सूरत हाल में रद्द अमल को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। प्रेस रिलीज ये भी कहती है कि ये कॉल सेंटर 7 बड़ी ज़बानों में मजमूई तौर पर मुआवनत फराहम करेगा, जिसमें उर्दू है, अरबी है, अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है, इंडोनेशियन है, पर्शियन है और टर्किश लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मोस्टली जो जा रहे होते हैं हुज्जाजे कराम, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो वो बुजुर्ग अफराद होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए नेटिव लैंग्वेज के अंदर अगर हेल्प या इंस्ट्रक्शंस मौजूद ना हो तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा जो सऊदी गवर्नमेंट है इसके ऊपर काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दे सके जितने भी हुज्जाजे कराम पूरी दुनिया से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, जैसा कि आप कह रही हैं, दुनिया भर से 12 लाख के करीब आज़मीन हज ऐसे हैं जो सऊदी अरब ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और इसके अलावा हज के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट ड्रोन्स है इस बार वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो द बेस्ट पार्ट इसकी सऊदी गवर्नमेंट अपग्रेड करती रहती है मुख्तलिफ ऐसे मामलात के अंदर जिसमें जो हाजियों को हेल्प करते हैं या इस प्रोसेस को या ऑपरेशन को हेल्प करते हैं। तो खैर हमारे लिए तो ये मनाजिर बड़े मुतबर्रिक हैं। जितना साइंटिफिक भी होता जाए, वो लोग जिन्होंने पैदल चल के हज किए, जिन्होंने शिप्स पे जाके हज किए, ऊँटों पे जाके हज किए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊँटों पे भी लोग जाते थे हज करने के लिए, लंबी लंबी मुसाफिर थे। जिसने जो भी किया, नियत बहुत मैटर करती है। अगर आप जा रहे हैं, एक तो आपके लिए आसानी हो, अल्लाह करे, और दूसरा हमें आप दुआओं में याद रखें। इस मैसेज के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं पुरानी सल्तनत उस्मानिया की जानिब। हाँ, जहाँ पे पहले ये मामलात होते थे। वी यूज्ड टू कंट्रोल दिस ऑल। हम इस्तांबुल की बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों अजनबी एक छोटे बच्चे की सेहतयाबी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह है कि इस बच्चे ने कैंसर की एक किस्म ल्यूकीमिया को शिकस्त दी है। और जब मैंने ये खबर देखी, फिर ये विजुअल्स देखी, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 3 साल की उम्र का बच्चा है। और ये तमाम लोग वो नहीं है जो उसको जानते थे, ये तमाम अजनबी भी हैं। एक कॉल दी गई जिसके बाद इस बच्चे की सेहतयाबी के लिए, उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए, अली इस बच्चे का नाम है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर जमा हो गए। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया गया था इसका, और इसके बाद इस बच्चे ने इस बीमारी को शिकस्त दिया। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम दूसरों की खुशी के अंदर खुश हों, तो वाकई में खुशियाँ जो है ना वो बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, वो इस छोटे बच्चे को नहीं जानते, लेकिन सब के सब इतने ज़्यादा खुश नजर आए जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया। उनके वालिद की स्टेटमेंट भी आई है ना। उनके वालिद सामित देमिर उनका नाम है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि उनके ख़ानदान के अंदर कोई ज़्यादा उनके दोस्त नहीं है। मकामी लोगों से ये कहते हुए उन्होंने अपील की कि आप इकट्ठे हों, जश्न मनाते हैं। तो फिर वो जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए और एक शख्स इकट्ठा नहीं हुआ। मुझे लगता है ये अच्छी पढ़ी लिखी महज़्ज़ब कौमों की निशानी है
तो हम सबको जो है ना वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से ताउन करना चाहिए। और फिर साथ ही हम अगर जिक्र करें, जब मैं इस बच्चे का फेस देख रहा था तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ पैलेस्टाइन के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जुल्म का शिकार हैं, और दुआ ही हम कर सकते हैं, बतौर स्टेट दवा भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत करने की कर ही रहे हैं हमारे बड़े। कुछ विजुअल्स रिसेंटली ऐसे आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जिसके बाद आप कहते हैं कि क्या अभी भी इंसानियत जिंदा है? क्या वो तमाम लोग जो इस वक्त इन कार्रवाइयों का हिस्सा बने, इसराइल की हद तक तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर जी, ये खबर है वो आपको दे देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब इसराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश और हज़ारों बच्चों की शहादत, उनकी माओं के गम को बताते हुए रो पड़े। सबका दिल रो रहा है, और वहाँ पर जब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, बता रहे थे दुनिया को कि देखें भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। क्या कहा उनको? हमारे पास एक वीडियो, वो ज़रा दिखा देते। Children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them, is unbearable. How could anyone tolerate this horror? बेदिल बेज़मीर दुनिया, उसके लिए नासों की क्या अहमियत है जब एक दिन में हज़ारों ऐसे बच्चे बग़ैर किसी जुर्म के, बच्चों का क्या ही जुर्म हो सकता है, ख़वातीन का, शहीद कर दिए जाते हैं, बग़ैर किसी वजह के उनको मार दिया जाता है। और मैं कल पढ़ रहा था कि जहाँ पे 200 खुराक के ट्रक की ज़रूरत होती है, वहाँ पे 2 को एंटर किया गया। इतने ज़्यादा दुनिया के अंदर प्रेशर के बाद भूख से मारना, मिज़ाइल से मारना, और फिर ख़तरनाक कीमियाई हथियारों से मारना, गज़ा को मलबे का ढेर बना देना। दुनिया तो ये देख रही है, तारीख़ तो लिखी जा रही है, लेकिन उन मासूम जानों का क्या होगा जो इस कर्ब में मुब्तला हैं और इस कदर तकलीफ़ दे हालतों में इस दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। हम सब कहीं ना कहीं मुजरिम हैं, हम सब पे कहीं ना कहीं ये ज़िम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें फ़लस्तीन के लोगों को, फ़लस्तीन के भाइयों को, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जो बच गए हैं, उनके लिए आसानी करेगा। जो बच गए हैं उनसे हम माजरत कर आपके लिए आवाज़ ही उठा सकते थे, और वो हमारी कोशिश हमेशा रही है कि उठाते रहेंगे। लेकिन इसराइल जो है उसकी सिचुएशन, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त ऑनेस्टली, मेरे पास इस सारी सिचुएशन को बयान करने के लिए जो आप महसूस कर रहे हैं, या इन वीडियोस को देखकर, जो अभी हम आपको वीडियो दिखा रहे थे उनको देखकर, उनके पास भी शायद अल्फाज नहीं थे कि इन मोशनलेस बॉडीज़ का क्या करें, वो माएँ क्या करें जो इस वक्त इस कर्ब में मुब्तला हैं। खैर जी, आगे बढ़ जाते हैं। इसराइल से ही खबर है, इसराइल ने क्लेम किया है, और वो क्लेम ये है कि गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम जो है हमास, उसके सरबराह मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खिताब किया था, और उसके अंदर ये ऐलान किया उन्होंने। बिल्कुल, ये ऐलान किया उन्होंने। एक और कामयाबी बताई है इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने। उनका कहना था कि इसराइली फ़ौज ने इंतहाई मतलूब हमास के जो मौजूदा सरबराह है मोहम्मद सिनवार, उनको गज़ा में कार्रवाई के दौरान शहीद कर दिया। मोहम्मद सिनवार हमास के साबिक़ सरबराह याह्या सिनवार, आप जानते होंगे, उनके छोटे भाई थे। और अब इजरायलियन मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि उनको 13 मई को खान यूनुस का जो इलाका है वहाँ पे एक यूरोपीय हॉस्पिटल है, उसके करीब इसराइली फ़िज़ाई अटैक के अंदर निशाना बनाया गया। माहिरीन का मानना है कि मोहम्मद सिनवार ने मुमकिना तौर पर मोहम्मद जोसेफ है उनकी हलाकत के बाद हमास के अस्करी विंग जो अल-अक़साम ब्रिगेड है, हु हैज़ एक्चुअली अटैक्ड इसराइल, यू रिमेंबर, उनकी क़यादत भी संभाली थी। 49 साल इनकी उम्र थी। उन्होंने 1980 की दहाई के आखिर में हमास के क़याम के फ़ौरन बाद इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। बहरहाल नाउ इजराइल इज़ क्लेमिंग कि उनको शहीद कर दिया गया है। सो अनदर ओबियसली बैड न्यूज़, लेकिन स्ट्रगल जारी है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि फ़लस्तीनी रुक नहीं रहे हैं, वो अपना खून दे चुके हैं, अपना खून डाल चुके हैं इन बुनियादों में गज़ा की। और मेरे ख्याल में ये तीसरी नस्ल है इस वक्त जो चुकी है। जब जेनोसाइड जारी है, ख़त्म तो होता नहीं है। आप जितना हक़ को दबाते हैं वो और उभर के सामने आता है। तो बहुत हमारा खिराज तहसीन और दुआएं हैं। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की और इस रीजन की खास तौर पे, या हमारे मुल्क के हवाले से जिक्र करते हैं। एक इसराइल टाइप ऑफ चीज़ हमारे सर पे भी मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट गज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट फ़लस्तीन, इन अ सेंस कि आप हमें जुल्म का निशाना बना देंगे, इतने कमज़ोर तो हम हैं नहीं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त एक विजिट के ऊपर हैं और इंडियन कशीदगी को बेनकाब कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी दुनिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं द वे दे हैव सपोर्टेड पाकिस्तान इस दिस क्रूशियल सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे ही शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए भी ये दौरे जारी हैं। और दोस्त ममालिक के ये तवील दौरे जो हैं, हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुली प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अंदर कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने तुर्की और ईरान के बाद आज़रबाईजान में अहम मुलाकातें की हैं, और आज़रबाईजान ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में $2 अरब की अब सरमायाकारी। आज़रबाईजान में तो पार्टी चली थी, जबरदस्त पार्टी। अच्छा जी,
अज़रबैजान में जारी पाकिस्तान तुर्की अज़रबैजान सैफ फरीकी इजलास से खिताब करते हुए जो सदर हैं अज़रबैजान के इल्हाम अलियोफ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की और अज़रबैजान मुश्तरका तारीख और सकाफत में बंधे हुए हैं और 2020 में आर्मेनिया से होने वाली जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने हमारी भरपूर मदद की थी और उसका शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। और पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान ये तीनों ममालिक जो हैं इनके अहदाफ भी मुश्तरका है और इनको हासिल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो आपके दोस्त जिंदगी में बनते रहते हैं ना, जहाँ पे आपको एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जो आपके क्राइसिस के अंदर फ्रेंड्स बनते हैं वो आपको हमेशा याद रहते हैं। पाकिस्तान मुझे लगता है ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है एक तरह से। Maybe yes, पाकिस्तान has been friend to तुर्की की अब बात कर लेंगे, अज़रबैजान की at their time of crisis। और अब जब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है, कम से कम डिफेंस को लेकर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा नहीं है, उसके बावजूद एक मोरल सपोर्ट जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह ये ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, मेरे ख्याल में अब ये जो बॉन्ड नरेंद्र मोदी साहब के तवस्सुत से बन गया है बिटवीन पाकिस्तान, तुर्की, कतर, अज़रबैजान, चीन तो है ही ओब्वियसली, तो अब ये टूटने वाला नहीं है और ये बड़ा डेंजरस है उनके लिए। इस पर शुक्रिया भी कर देते हैं। मोदी डजंट इवन नो कि उन्होंने किया क्या कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। ये दौरे जो हैं वो किस हद तक इम्प्ट हैं, कितनी सिग्निफिकेंस है इनकी। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा। थैंक यू डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। सबसे पहले तो ये कि ये जो दौरे इस वक्त जारी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, कैसे देखती हैं आप? सिफारती तनाजुर में पाकिस्तान के लिए कितनी सिग्निफिकेंस है इनकी? देखिए जी, मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों ने ये बात रियलाइज़ की है कि ये जो 4 रोज़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया का और उसमें जिस तरह से रीजनल कंट्रीज़ हमारे साथ आके खड़ी हुई, उसने साउथ एशियन पॉलिटिक्स को बिल्कुल तब्दील कर दिया है। और ये जो दौरा था ये 2 वजह से बहुत क्रिटिकल था। पहली वजह तो ये थी कि इन सम वेज ये एक थैंक यू ट्रिप था, क्योंकि ईरान का शुक्रिया अदा किया। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने मीडिएशन ऑफर की थी। फिर अज़रबैजान में तो बिल्कुल ऐसा लगता था जिस तरह पाकिस्तान में जश्न था इस विक्ट्री का, इसी तौर अज़रबैजान में भी जश्न था। तो और टर्की का भी आपको पता है कि उन्होंने शिप्स अपनी हमारे शोर्स में पार्क की थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग थी इंडिया को इन टर्म्स ऑफ सी लेन्स। तो एक तो ये थैंक यू विजिट था। फर्दर ये कि इसमें कंसोलिडेशन ऑफ रिलेशनशिप थी और रिलेशनशिप को बियॉन्ड जस्ट डिफेंस लेकर जाना, यानी जो अज़रबैजान में हमारी कोलैबोरेशन हुई है, बी इट स्पेस, बी इट ट्रेड, बी इट डिफेंस, वो रिलेशनशिप को बहुत कंसोलिडेट करेगी। सेम गोज़ फॉर टर्की एंड द सेम गोज़ फॉर ईरान। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम बात जो है वो है रीजनल और इंटर रीजनल इंटेग्रेशन, क्योंकि ये पूरी यूरेशियन लाइन बन रही है, कोलैबोरेशन बन रही है, जो मेरा ख्याल है कि खित्ते में पाकिस्तान की रेलेवेंस भी बढ़ाएगी और इस बेल्ट को बहुत मजबूत करेगी, बी इट ट्रेड, बी इट अदर कोलैबोरेशंस। तो मैं समझती हूँ कि नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं और ये नई अलाइनमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत मफाद में है, क्योंकि पाकिस्तान इसके फोर फ्रंट में। आप मुझसे सवाल पूछिएगा, लेकिन एक बात जिसका जिक्र नहीं हो रहा वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से 2 रोज पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, जहां उन्होंने अपनी पासिंग आउट में कहा कि किसी और मुल्क में जाकर किसी किस्म की एक्टिविटी करना जिहाद नहीं है, बल्कि ये उसके बरक्स है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मच नीडेड, एंड दिस हैपेंड बिकॉज चाइना ने जो समिट कराया बीजिंग में, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस कराने की कोशिश की, ये इसका पहला इंडिकेटर है। तो जो पूरी बेल्ट डेवलप हुई है ना जी, ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, इफ यू अलाउ, मैं एक सवाल करना चाह रहा था। ये जो हम तस्करा कर रहे हैं पाकिस्तान का या डिप्लोमेसी का, भारत की डिप्लोमेसी को आप फिर कैसे देखती हैं? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा लगता है कि एक डोमिनेंस का एक इम्प्रेशन था जो इस खित्ते के अंदर बनाया था भारत ने, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज, पावर भी थी, सारी बात है, सब कुछ। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, दे आर चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, टर्की का बायकॉट हो गया, अज़रबैजान के बारे में कहा जी हमारे टूरिस्ट वहाँ पे ना जाएं, अफगानिस्तान ऑलरेडी उनका ज़्यादा ताल्लुक हमसे हर लिहाज से। तो इस वक्त इंडियन डिप्लोमेसी कहाँ स्टैंड करती है? तो बड़ा सेटबैक है उनके लिए 2025 के अंदर, जो एक इमेज बना रहे थे अपना शाइनिंग एंड राइजिंग इंडिया का। इस पर क्या टेक है आपका? India has been reactive in all of this,
तो और खित्ते में भी उसका किरदार तकरीबन एक हेजेमन का था और बुली का था, और वो सोचता था कि वो कुछ भी करे उसे कोई ना रेजिस्ट कर सकता है ना रोक सकता है। तो वो एक ऐसे खित्ते को लीड करने जाने की कोशिश कर रहा था जो खित्ता ही उसके साथ नहीं था। और जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये बात बिल्कुल वाजे होकर सामने आ गई, और ये बिल्कुल रिएक्टिव बातें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टर्की से टूरिज्म बंद करते हैं तो कोई पॉइंट्स में उनका टूरिज्म है, टर्की अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये इंडिया का नुकसान है। इसी तरह वो अपने आप को खित्ते से और अलहदा करते हैं, इस किस्म के स्टेटमेंट्स। इंडिया भी उस खुमार से नहीं निकल रहा है कि वो बहुत बड़ी ताकत है और सब उसके पांव छुएंगे और कोई उसको ये नहीं बता सकता कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे ख्याल है इंडिया अभी भी उस खुमार से नहीं निकल रहा है। और सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल है नुकसानदेह बात इंडिया के लिए और शायद हमारे लिए फायदे की बात है कि इंडिया इन सम वेज अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। वो अमेरिका से भी ये कह रहा है कि जी किससे मांगी आपने मीडिएशन, और ये बात सही नहीं है। और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा यूएस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सेइंग कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है खित्ते में। जबकि ऑन द अदर हैंड ट्रंप जो है वो कैटेगोरिकली हर जगह ये बात कह रहे हैं कि ही प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से भी उनके ताल्लुकात जो हैं अब कदर बेहतर फुटिंग पे हैं। एक इंडियन डेलीगेशन शशि तहूर की समझे लीडरशिप में अभी वेस्टर्न कैपिटल्स गया है। जो अच्छा ये फर्क है, इंडिया का जो डिप्लोमेसी है इस वक्त जो वो दीगर कंट्रीज में कर रहा है वो डैमेज कंट्रोल है। हमारी जो टूर्स हैं वो कंसोलिडेशन है। तो हमारे पास एक हेड स्टार्ट है, और अब देखना ये है कि हम कितना अच्छा डिप्लोमेटिक फुटवर्क करते हैं, डॉक्टर इस हेड स्टार्ट को इस्तेमाल करें अपने मफाद जी। और ये जो आपने तब्दीली की बात की, ट्रंप भी जिस तरह से पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं हर फोरम के ऊपर जाकर, उससे भी नजर आ रहा है कि शायद वो भी अपने ताल्लुकात को रिविजिट कर रहे हैं जो इस वक्त भारत के साथ है। अच्छा, ये जो अभी दौरे की बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जिस दौरे पर मौजूद है, आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह की स्टेटमेंट सब सामने आ रही हैं, वो 3 मुल्क एक कौम का तस्वुर जो है उसके बारे में बात की जा रही है। फिर मुझे याद आता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के दौर के अंदर एक ट्राइका बनने की कोशिश हुई थी जिसमें टर्किया, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान शामिल था, एंड देन मलेशिया शामिल था, एंड देन अचानक से खामोशी छा गई थी। आपको लगता है कि ये जो अब ये 3 कौम और एक जो ट्राइका बनने की बात हो रही है, इसका कुछ असर होगा या आने वाले दिनों में कुछ हमें नजर आएंगे ताल्लुकात ऐसे जिससे कोई फायदा हो? जिस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप की आपने रेफरेंस दी है उस पे सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट ये था कि शायद सऊदी अरब उसके साथ उस दौर नहीं था। लेकिन ये जो रिलेशनशिप्स कंसोलिडेट हो रही हैं इस पट्टी में, इसमें रॉक सॉलिड चाइना आपके साथ है। चाइना की इस वक्त ह्यूज इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, चाइना की इन्वेस्टमेंट है ईरान में, और चाइना बहुत एक्टिवली कल्टिवेट कर रहा है सेंट्रल एशियन स्टेट्स। चाइना इज ऑल्सो कल्टिवेटिंग बांग्लादेश। तो एक पूरी ऑल्टरनेटिव ब्लॉक इमर्ज हो रहा है। हो सकता है ये ब्लॉक अमेरिका को बहुत अच्छा ना लगे, बट इट इज टू स्ट्रॉन्ग टू काउंटर। और पाकिस्तान के लिए शायद पहली दफा सिफारती ऑप्शंस जो हैं, सिफारती ऑप्शंस और सिफारती चॉइसेस सामने आ रही हैं। हमें वेस्ट से भी सपोर्ट है और हमें हमारे वेस्टर्न फ्लैग से भी सपोर्ट है। सऊदी अरब का कोई किरदार हो सकता है इसमें? पेनिट्रेशन मिली है। सऊदी अरब का कोई किरदार हो सकता है ये जो नया ट्राइका में नजर आ रहा है इसके अंदर? फिर से फरमाइएगा। मैं कह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सऊदी अरब का कोई किरदार हो सकता है या सऊदी अरब जो है वो इस सिलसिले में कोई रिजर्वेशन रख सकता है, ये अगर नया पैक्ट बन जाता है तो? I don't think there should be any reservations from Saudi Arabia. Okay. And this relationship is consolidating on a different footing. जिसकी आपने रेफरेंस दी वो बहुत अलग, उसका थ्रस्ट बहुत अलग था, उसकी फुटिंग्स बहुत अलग थी। ये बिल्कुल एक फर्क सूरत हाल होगी। अच्छा, एक इसमें से डॉक्टर साहब, ये भी इस दफा आपने देखा है कि पाकिस्तान ने द काइंड ऑफ स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर शेयर्ड एट ईरान, उन्होंने बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया ऑफिशियली, पर्टिकुलरली व्हेन पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप इज आल्सो देयर। ऑब्वियसली हमारी नेशनल पॉलिसी इसके ऊपर उन्होंने वाजे की है। आप इसको कैसे देखते हैं, दो के पाकिस्तान इससे पहले भी इजहार करता रहा? जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेटमेंट, बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फिर हमारी रिलेशनशिप को वी आर अलाइनिंग विद ईरान
और इन सम वेज एक एंटी इजरायली एक्सेस की भी बात हो रही है, क्योंकि अभी रिपोर्ट हुआ है, बहुत वाज़ेह खबरों में नहीं आया है कि शायद इजराइल ने ये कहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वैलिडेट किया या वो उस एग्रीमेंट पे JCPOA पे वापस गया जो पहले था, तो इजराइल हिट करेगा ईरान को जी। तो इस बैकड्रॉप में ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेटमेंट है। जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, पूरी दुनिया जो है अब इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि जो उन्होंने जुल्म की इंतहा की है पैलेस्टाइन पे, अब वो उनके जो अलाइज थे, जो यूके, स्पेन, जर्मनी, जो ममालिक इनके साथ खड़े थे, उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिया है। उन्होंने भी हाथ जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। वक्त कम है, ये मौजू पे ऐसा इस पे मजीद बात हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया मधु की, और आप तशरीफ लाई। ये साम मौजू पे बात कर रही थी। एक जानिब तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट बिल्कुल वाजे कर दी है कि इसके ऊपर क्या है, और दूसरी जानिब अब एक ऐसा पागल कुत्ता जो कि जब पागल हो जाता है तो उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। इजराइल इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपने मालिक को भी काट सकता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एंड जस्ट इमेजिन जो उनको फॉलो करने वाले हैं, जी ऐसे ही है। वो इंडिया है और इंडिया के साथ जो हुआ उसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। पहले कि हम आगे जाएं, आपको राफेल के हवाले से, अब मेरे तो शोज में मतलब राफेल मेरी और मैं राफेल की छेड़ी बन गए, लेकिन ये कि राफेल तैयारों की तबाही के हवाले से जो फ्रेंच आर्मी है उसका पहली बार रद्द अमल सामने आया। उसके तर्जुमान की जानिब से उनके तर्जुमान कह रहे हैं कि राफेल की कारकर्दगी के हवाले से फ्रांस जायजा ले रहा है सारी सूरत हाल का। मालूमात हासिल करने के लिए वो कहते हैं कि हम भारत के साथ राब्ते में हैं, और रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि इस लड़ाई में सैकड़ों तैयारों ने हिस्सा लिया था और फ्रांस इस लड़ाई के तजुर्बे से ज्यादा सीखने का ख्वाहा है। अच्छा, we have the sound? You don't have the sound? We have the sound. Play करें। Centaines d'aéronefs. Donc on est bien évidemment, on suit autant que faire se peut ces événements, mais aujourd'hui c'est surtout ce qu'on peut surtout constater, c'est qu'il y a eu 20 années d'emploi du Rafale, 20 années d'emploi au combat, et que si c'était effectivement, s'il était avéré qu'il y avait une perte, ce serait la première। 20 साल का तजर्बा, 20 साल की मेहनत को ज़ाया होते भारतीय पायलट्स के हाथों आपने देखा, और एक कंपनी जो कि दुनिया की सबसे मुमताज़ कंपनी है फाइटर जेट्स बनाने वाली, वो एक्सप्लेनेशंस दे रही है कि नहीं हमारे तैयारे अच्छे हैं, पायलट अच्छे नहीं थे। उन्हीं की लैंग्वेज में कहीं फोपा हो गया उनसे। ये मुझे नहीं पता। फोपा हो गया। मोए मोए मैं कह सकता हूँ, मोए मोए हो गया उनके साथ। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम। इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी। हम अगर बात करें पाकिस्तान बाद कशीदगी के हवाले से, तो एक और मार्च था जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ कामयाबी समेटी बल्कि दुनिया को हैरान किया और दुश्मन के होश उड़ाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये था, जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भारत के पूरे बैंकारी और मवासलाती निज़ाम जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, उसको तबाह करने का मौका था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं, इतना आगे नहीं जाना है, यहाँ पर छोड़ देते हैं। मुश्तरका मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के तहत पाकिस्तान ने 1 घंटे के दौरान 15 लाख से ज़ायद साइबर हमले किए, और पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया जिसने कलील मुद्दती मगर इंतहाई मौसर और जारहाना साइबर सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। अच्छा, पानी पी लें और पी लें। ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकम्मल मालियाती और मवासलाती निज़ाम को मफलूज कर सकता था, लेकिन इस हवाले से उस तहम्मुल का मुजाहिरा किया। बीइंग पाकिस्तानी मुझे तो नहीं कोई अच्छी लगी, लेकिन हमारी एक बिग नेशन, हमारी जिम्मेदारी थी। देखिए हम अच्छे लोग भी हैं ना, रिस्पांसिबल लोग भी हैं। अगर ये तहम्मुल हम मेरे ख्याल में कल देखें ना, फिर मोदी फिर स्टेटमेंट दे रहा है। कल फिर वो कहता स्टेटमेंट ही देख सकते हैं ना, वो क्या कहते हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनको अब बिहार इलेक्शन में भी तो जाना है। दुनिया को इस स्टेटमेंट का नोटिस लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कल पाकिस्तानियों को गोली मारने की धमकी दी है। 25 करोड़ लोगों का मुल्क, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, उसको एक दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि 1.5 अरब के ऊपर हुक्मरानी करता है, उसने इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उसने कल धमकी दी है कि वो पाकिस्तानियों को गोली मारेगा, पानी बंद करेगा, गोली मारेगा। वो कातिल है और कत्ल का इंदिया भी दे रहा है। इस पे नोटिस होना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए। जिस स्टोरी का हम तस्करा कर रहे हैं, पाकिस्तान ने साइबर ग्राउंड्स के ऊपर ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने इतने बड़े पैमाने पर मोर देन 1.5 मिलियन अटैक्स मैनेज किए, साइबर अटैक्स मैनेज किए। हमारे साथ इस वक्त अयाब मौजूद हैं, जो कि डिजिटल कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, इन मामलात को समझते हैं। तो मैं उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन पर हमें क्या बता सकते हैं। आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दो इट फील्स क्वाइट हैप्पी कि हम टेक्नोलॉजी के मैदान में, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत का क्लेम है आईटी को लेकर और साइबर टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी इसमें भी साबित की है। आपने कैसे एनालाइज किया इस सारे ऑपरेशन को? आपका क्या टेक अवे है?
Bismillahirrahmanirrahim. देखिए जी, I was closely watching all of that. Even I was assisting the government in this. तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जो आपने बात की ना कि मोदी ने कल स्टेटमेंट दी है कि भाई वो मेरी गोली तो मौजूद है। इस स्टेटमेंट के फौरन बाद ही कल परसों की रात को हमारी तरफ से एक ओसेंट अटैक किया गया। ओसेंट अटैक बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अटैक को। अच्छा। अब वो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो साइबर डोमेन में मौजूद होती हैं वो बेसिकली सिविलियंस की तरफ से जब वो पब्लिक की तरफ से जब अपलोड कर दी जाती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, तो उनको बेसिकली वो एक पब्लिक डायरेक्टरी बन जाती है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। अब उनको गैदर करना एक स्ट्रैटेजी है। हमारी तरफ से जो हमारे साइबर वॉरियर्स भी हैं, जो हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स के साइबर में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारी आम आवाम है, उन्होंने मिलके एक अक्लमंदी का मुजाहरा ये किया कि हम लोग ऑब्वियसली यूनिफाइड थे, यूनाइटेड थे। हमने ये किया कि हमने वो तमाम इंफॉर्मेशन जो इंडियन सिटीजन्स की तरफ से अपलोड हो रही थी ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स कि S-400 यहाँ पे तबाह हुआ, राफेल यहाँ पे गिरे, फलाना जहाज उनका यहाँ पे गिरा, वो तमाम इंफॉर्मेशन यूजिंग द साइबर डोमेन हमने उसी रात इकट्ठी करना शुरू कर दी जिस रात पाकिस्तान ने हमला किया। अब मोदी ने जब कल स्टेटमेंट दी ना, तो उसी के फौरन बाद पाकिस्तान ने एक ओसेंट अटैक किया इंडिया के ऊपर, जो कि इतना हैवी अटैक था कि वो तमाम वीडियोस जो कि भारत के ऊपर जब हमला हो रहा था उन्हीं के शहरियों की तरफ से या फिर कुछ ऐसे हैक करके सीसीटीवी फुटेजेस गैदर की गई जिसमें देखा जा सकता है कि किस साइट के ऊपर हमला हो रहा है, कहां पर हमला हो रहा है और वो हमला किस जो है वो नोयत का था। वो तमाम चीजें उस वीडियोस में देखी जा सकती है। और अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी बताता चलूं, जो अगर कोई भारतीय जो है ये प्रोग्राम देख रहा है, कि अभी सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 वीडियोस लगाई गई हैं। अभी कम से कम 40-50 वीडियोस और बाकी हैं। यानी अब हम ये समझे नंगा होता हुआ नजर कि इंडियन गवर्नमेंट जो छुपाना चाह रही थी वो इंडियन नेशनल्स जो थे या इंडियन सिटीजन्स जो थे उनके थ्रू पाकिस्तान ने रिट्रीव करके दुनिया को दिखा दिया। हम सही समझ रहे हैं? इंडियंस को दिखा दिया जो एक खाबे खरगोश। हाँ जी नहीं, ना सिर्फ इंडियंस को दिखा दिया बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि साइबर महाज पर पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। ये परसों रात के स्पेशली अटैक के बाद जो ओसेंट अटैक पाकिस्तान ने किया, उसके बाद पूरी दुनिया में ये टॉपिक चल रहा है। इस टाइम ये एक केस स्टडी शुरू हो गई है कि जी इतनी हैवी बम्बार्डमेंट कैसे की गई है इतनी वीडियोस की, और इतनी स्ट्रेटेजिकली की गई है कि वो वीडियोस तमाम जगह सर्कुलेट हुई है। तो आया वी कैन से कल इंडिया की वीडियोस लीक हो गई हैं, हम ये कह सकते हैं इंडिया शुड बी केयर, यू नो, वापस इससे सीखना चाहिए। लीक हो गई, हाँ। और अच्छी बात ये हुई है कि इस दफा अवाम ने वीडियो लीक किया इंडिया की। और अच्छा, ये स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट थी यार? मैं तो इट्स क्वाइट इंप्रेसिव, आई टेल यू। मतलब एक तो होता है कि आमतौर पे किसी आदमी ने फुटेज बनाई, जैसे उनके तैयारे गिरने की, लोकल लोगों ने कश्मीर में गिरे या देहातों में गिरे, भटिंडा वगैरह में, वो तो लगाई, लेकिन इसको एक प्लान्ड वे में लेके चलना, ये कितना इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में? और इसका फर्दर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? और क्या इंडिया की आंखें खुली होंगी इस सारी सूरत हाल से? खुलनी तो चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज जो चीज वो इतनी छुपा रहे थे वो खुल गई। इंडिया की आंखें जो है ना वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि इंडिया की आंखें खुली की खुली ही रह गई हैं। वो तो पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है कि खुली की खुली उनकी आंखें रह गई हैं। और उसका आप देखें कि हमारे ओसेंट का काउंटर ही आ रहा था कल रात को कि इंडिया की तरफ से अकाउंट्स ट्वीट कर रहे थे कि पाकिस्तानियों आज रात सोना नहीं, जिसमें हमने 50,000 किस्म की मीम्स बनाई है। मतलब ओसेंट अटैक का जवाब ही आया कि ये ट्वीट्स एक ही कंटेंट फीड हो रहा है कि पाकिस्तानियों आज रात सोना नहीं। इट मींस दैट दे हैव नो प्रूफ्स ऑन देयर साइड कि भाई उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो जारियत दिखाई है, पाकिस्तान ने जो किया है, वो पूरी दुनिया के सामने हमने दिखा दिया कि हमने ये वो तो उन्होंने अगर उनकी पूरी मीडिया के ऊपर, या मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर, एक तो एक ईरानियन अटैक हुआ था इससे पहले, उसकी एक फुटेज थी जो बड़ी फेक फुटेज के तौर पे चलाई गई कि शायद ये पाकिस्तान का अटैक है। वो पुरानी फुटेज थी, एक तो उसको बस भी किया बहुत सारे न्यूज़ हाउसेस ने, नंबर 1। नंबर 2 वो एक फुटेज जिसमें भावलपुर मदरसे के ऊपर, शरकपुर के या मुरीदके के अंदर जो मुख्तलिफ मदरसों के ऊपर अटैक्स हैं, उनको बार बार प्ले करके इंडियन गवर्नमेंट ये प्ले करने की, उनकी आर्मी इवन ये कोशिश कर रही है कि उन्होंने बड़े टेररिस्ट हाइड आउट्स को अटैक किया है, दो कि वहाँ पर सिविलियंस मौजूद थे। एंड इसके अलावा मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। योर टेक है आप ये देखें कि आप जो फुटेजेस की बात कर रहे हैं वो तो बहुत बाद में आती हैं। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर क्या किया कि उन्होंने
एक छोटा सा चौक में मॉन्यूमेंट बनाया है जिसमें अपना गिरा हुआ हथियार उनका MiG-21, उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा के कहा है जी ये डेब्री है पाकिस्तान से गिरे हुए जहाज का। आप ये हालत देखते हैं उनकी वीडियोस और फुटेजेस तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे ही उसकी पिक्चर्स भी चल रही थी। अच्छा, सीनियर एंकर है मंसूर, उनके वीलॉग में एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि मुझे डर था कि लाहौर के चाइना चौक में खड़े हुए डमी जहाज को कहीं ये ड्रोन मार के ये ना कहें कि हमने JF-17 मार दिया। अच्छा यार, ये जो पाकिस्तान ने 1 घंटे के दौरान 15 लाख से ज़ायद साइबर हमले की जो हम बात करें, वाकई में इससे पहले कोई कंट्री या कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जिसकी तरफ से ये सब किया गया। पाकिस्तान पहली कंट्री बन चुका है। वो थोड़ी सी ज़रा स्टोरी भी बता दीजिएगा। ये जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े मौके थे, हम मवासलाती निज़ाम को तबाह कर सकते थे, बट हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। देखिए जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने अभी परसों की रात के अटैक का जिक्र किया, इसी तरह जिस रात वॉर हो रही थी उस रात भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान साइबर महाज के ऊपर कितना आगे था कि पाकिस्तान पूरे के एंड से नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव फुटेज, नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव कमेंट और अ नेगेटिव ट्वीट वाज पोस्टेड। उसकी रीजन क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि पूरी कौम मुत्तहिद थी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे थे 15 लाख अकाउंट्स, ये 15 लाख अकाउंट्स नहीं, ये 15 लाख से ज्यादा अकाउंट्स हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2 के हम जो उनका मवासिलाती निजाम तबाह कर सकते थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि जिस रात पाकिस्तान ने हमला किया उस रात उनका जो हाइड्रो पावर सिस्टम है वो हमने यहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी हैकर्स ने, हमारे साइबर वॉरियर्स ने वो हैक किया है। वो 70% जैम किया है। हाइड्रो पावर सिस्टम किसी कंट्री का जैम करना इट्स नॉट एन इजी थिंग, वो आसान काम नहीं है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे एक अटैक की कैपेसिटी एंड एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी आ जाए तो उसमें अपना जो हिसाब है वो चुका लेना चाहिए या बराबर कर लेना चाहिए? क्योंकि बाद में तो बहुत सारी फायरवॉल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जिससे वो कॉन्शियस हो जाए दुश्मन और फिर बाद में शायद हम इतना नुकसान उसको ना दे सकें। मैं जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी बातें आप बताएंगे। क्या ऐसा है कि चांस मिस हो जाए तो फिर शायद मुश्किल हो जाए और हमने वो चांस जाने दिया या नहीं? वी स्टिल हैव द लैडर, जब मूड होगा इंशाल्लाह कर लेंगे कुछ ना कुछ। देखिए वी स्टिल हैव द चांस, हमारे पास एक नहीं बहुत चांसेस हैं। ये एक तो जंग की बात अगर करें तो उस रात इंडिया को पता लग गया कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी क्या है, पूरी दुनिया ने देख लिया। साइबर की बात करें तो साइबर डोमेन में भी पाकिस्तान के पास उस रात भी बहुत चांसेस थे। पाकिस्तान स्टिल हैव अ लॉट ऑफ चांसेस, उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स, उनकी वेबसाइट्स, उनकी बाकी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के हमारे पास यहाँ बैठ के बहुत चांसेस है। लेकिन वो एक बड़ी मशहूर बात है ना कि दुश्मन जो है ना वो घटिया नहीं होना चाहिए। हमारा दुश्मन घटिया है, उनका दुश्मन मसला ही सारा ये है यार। बच्चा इन द एंड वक्त कम है, 30 सेकंड्स में ये बता दे कि हमारी साइबर स्पेस जो वो कितनी प्रोटेक्टेड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी साइबर स्पेस अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्टेड है और बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है। उसकी रीजन ये है कि मैं आपको बताऊं कि उनकी तरफ से बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान की साइबर डोमेन में घुसने की, पाकिस्तान पे साइबर अटैक्स करने की। एक अटैक कामयाब नहीं हुआ, जैसे उनके बाकी अटैक्स कामयाब नहीं हुए फिजिकली जंग के दौरान, इसी तरह साइबर डोमेन में उनका एक अटैक, सिंगल अटैक कामयाब नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अयाब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे पाकिस्तान का पलड़ा जो है ना वो साइबर स्पेस के अंदर भी भारी रहा था। डोंट रीच टू मोदीज़ पर्सनल अकाउंट, पता नहीं इनबॉक्स में से क्या क्या निकले। ऐसे खूनखार आदमी है दुनिया में, पता नहीं क्या तकरीबी सोचते रहते हैं और 2 अरब लोगों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाए बैठे हैं सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए। मेरी विश है कि इंडियन जो अवाम है, जैसे मोदी अपील कर रहे थे ना कि पाकिस्तान की आवाम सवाल करे, पाकिस्तान की आवाम तो सवाल कर रही है, करती है, जवाब भी लेती है, एहतजाज भी करती है। यहाँ पे तो लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। लेकिन आपने क्या हाल कर दिया इंडिया का, जो कि खुद को सेकुलर कहता था। मेरे ख्याल में उनकी आवाम को सवाल करना चाहिए बीजेपी से कि वो उनके मुल्क को कहाँ ले गए, किन खाइयों में, गहरी जिल्लत की खाइयों में ले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल लेट्स सी कि इंडियन सिटीजन जो है वो इस सारी सिचुएशन से सीखते हैं या नहीं सीखते, बॉलीवुड से निकल के बाहर आते हैं या नहीं आते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कुछ मोटापे के हवाले से, जो कि हमारा और आपका कहीं ना कहीं या कम से कम किसी एक बॉडी पार्ट को लेकर तो हिस्सा है। कोई कहता है जी पेट बड़ा हो गया है, मतलब वजन बढ़ गया है, इस किस्म के ऐसे मसाइल। और मोटापा ऐसा है जिस पे बहुत सारे लोग बहुत पैसे भी लगाते हैं। और अब एक रीसेंट रिसर्च तो ये कहती है कि पैसे लगाने से कभी फायदा नहीं हुआ। यार बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें, हर बंदा एक्सरसाइज या आपकी तरह बहुत भूख काट नहीं ना सकता। भूखा नहीं रहना ना, भूख लग जाती है, प्रॉब्लम भूखा नहीं रहना, सही चीजें खाने को दिल करता है। कैसे हम रमजान में उन लोग का कुछ नहीं हो सकता। खैर मुल्क की मईशत को इससे सालाना तकरीबन 950 अरब
950 बिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। माहिरीन ने यह भी कहा है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए इस हवाले से तो 2030 तक जो मईशत है या उसका जो नुकसान है वो 2.13 खरब रुपए, ट्रिलियंस, 2.1 ट्रिलियंस तक पहुंच जाएगा। इट्स बिकॉज ऑफ मोटापा। अब आप कहेंगे कि मोटापे से कैसे नुकसान है, तो माहिरीन ये कहते हैं कि ये सिर्फ इनफरादी सेहत का मसला नहीं है, आपका मोटा हो जाना या आपका अनहेल्दी हो जाना, जो हेल्थ इमरजेंसी है या इकॉनमी है, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। पैसे लगते हैं, हेल्थ सर्विसेज बढ़ती हैं, डॉक्टर्स इंगेज होते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। तो मोटापा नुकसान दे रहा है। मोटापा पहले तो आपको अपने आप को नुकसान देता है, उसके बाद अब इकोनॉमी को भी नुकसान देना इसने शुरू कर दिया है। अब जो स्टैट्स सामने आए हैं वो थोड़ा सा ज़रा शेयर कर देते हैं कि सरकारी और निजी शोबे में इलाज मुआलजे पर, जैसे इमरान बात कर रहे थे, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ता है। देन मुलाजमतों से गैर हाजिरी होती है। आप जब मोटे होते हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, आपने छुट्टी ले ली, इसकी वजह से नुकसान होता है, सुस्त हो जाते हैं, ठीक है, और मोटापे की वजह से अमवात भी हो जाती है, पड़ जाता है, डायबिटीज का मसला होता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, दिल के अमराज, जिगर में चर्बी और पता नहीं क्या क्या, इन सब के ऊपर जो खर्चा होता है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर लड़की इतना गिल्ट दे रही है बहुत से लोगों को, वो सोच रहे होंगे कम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग। ये भी हम बताएं, हम मोटापे को एक बीमारी की तरह इस वक्त डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सपर्ट। अब हम आ जाते हैं, डॉक्टर शोएब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, पहले भी आ चुके हैं, और इस हवाले से ये उनका सब्जेक्ट है, तो जरूर सी उनकी मदद लेते हैं कि वो क्या कहेंगे और कैसे हम इससे बच भी सकते हैं। सब थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सबसे पहले तो बेसिक या बुनियादी वजूहात बताइए, हम खास तौर पे हमारे रीजन, हमारे मुल्क के अंदर मोटापे की बुनियादी वजूहात क्या हैं? लोग क्यों अनहेल्दी, ओवरवेट हो जाते हैं? ऑब्वियसली मोटापे में एक मेन एलिमेंट तो जेनेटिक्स का है कि जिन फैमिलीज़ में ओबेसिटी रन करती है उनमें ओबेसिटी की शरह ज़्यादा होती है बाकी फैमिलीज़ के निस्बत। और जो बाकी कॉजेज़ हैं उनमें नंबर वन पे ये है कि हमारा जो एक्सरसाइज और जो काम करने का तरीक़ाकार है वो चेंज हो चुका है। अब जिस तरह मैं अभी आपके ऑफिस आया हूँ तो घर से गाड़ी में बैठा हूँ, ऑफिस के सामने उतरा हूँ, लिफ्ट से ऊपर आया हूँ, तो इसमें तो टोटल 8-10 स्टेप्स ही बस यानी समझे कि मैंने लिए। ठीक, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो फर्स्ट थिंग है मोटापे से बचाव के लिए। और डाइट का एलिमेंट है, लेकिन डाइट पहले ये कहा जाता था कि रिच पीपल जो हैं उनमें ओबेसिटी ज़्यादा है, लेकिन अब तो देखा जाए तो जो लो इकॉनमी के लोग और मिडल जो लोग हैं उनमें भी अब ओबेसिटी है। डॉक्टर साहब, ये जो एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई है या इकोनॉमी के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट करना शुरू कर दिया, इसको मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करें। कितना खर्चा आ जाता है अगर एक शख्स मोटा है, ओबीस है, तो उसके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं अपनी वेट को कम करने के लिए, या और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? ओबेसिटी डायरेक्टली तो यानी इकॉनमी पे कोई उस तरह से असर नहीं डालता, लेकिन इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स में ये है कि अब यानी यूएस की फिगर जो है, कोई मिल्कन स्टडी उनकी पब्लिश्ड है जिसमें उसमें 1.4 ट्रिलियन उनके एनुअल कॉस्ट आता है ओबेसिटी अडल्ट में, यूएसडी। और जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है उस पे भी $14.5 बिलियन आते हैं उनका एनुअल, जो उस पे उनका इकॉनमी को लॉस होता है। तो इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है उसमें यह है कि जॉब से एब्सेंटिज़म भी कोई ये नहीं कि मोटापे की वजह से वो बेचारा काम नहीं कर, लेकिन मोटापे के साथ रिलेटेड डायबिटीज़ उसको होता है, उसको हार्ट अटैक्स और बीमारियां जुड़ जाती हैं, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया ये होता है कि वो बैठे बैठे उनको गुनूदगी होती है, और इससे इसी तरह यानी लिवर पे चर्बी होना, गुर्दे फेल होना, आर्थराइटिस होना, हम ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तो बात करते हैं, लेकिन इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इट्स नॉट दैट इजी। मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी ऐसे शख्स को जो एक्सरसाइज नहीं करता कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो चूँकि तुम बहुत मसरूफ़ हो, लेकिन लोगों बेचारों की इंगेजमेंट्स हैं, एक जगह काम करना है, शाम को दूसरी नौकरी करनी है, कोई ट्यूशन पढ़ानी है, टीचिंग करनी है, फिर इसी तरह सुबह चूँकि जाना है, और खाना क्वालिटी नहीं खाना, फ्रूट्स खा नहीं सकते, अफोर्ड बहुत सारे लोग नहीं कर सकते पाकिस्तान, इंडिया, पूरी रीजन का मसला है क्योंकि इकोनॉमी इस तरह की है। तो फिर इसमें क्या हम अपनी डाइट कंट्रोल करके, अपना स्लीप पैटर्न बदल के भी वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं जो समहाउ हमें एक्सरसाइज ना करने से हो रहा है? आपने एक तो बहुत अच्छी बात की कि जो हमारे हेल्दी डाइट्स हैं वो महंगे हैं, और जो कार्ब्स रिच डाइट हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आपको फास्ट फूड
किसी भी किस्म की बहुत सस्ती मिल जाती हैं। उसी के कंपैरिजन में अगर आप कोई हेल्दी डाइट खाना चाहें तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह स्लीप का बिल्कुल इसमें है एलिमेंट, लेकिन स्लीप का एलिमेंट स्ट्रेस से रिलेटेड है। जितना मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्लीप आपकी बेहतर नहीं होगी। जितना मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा पेशेंट को डिप्रेशन और बाकी साइकेट्रिक इलनेसेस, अगरचे वो माइनर लेवल की ओबेसिटी कॉज नहीं करता ज़्यादा स्लीप पैटर्न्स का डिस्टर्ब होना? ओबेसिटी से स्लीप पैटर्न, ओबेसिटी के साथ अगर स्लीप एपनिया हो, एक टर्म हम यूज़ करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात को वो खराटे मारते हैं, बार बार टॉस अराउंड करते हैं और वो उनका मसला ये होता है कि उनकी सांस ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं हो रही होती जब एयरवे का फैट बहुत ज़्यादा हो। तो उन लोगों में फिर स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं होती। जब उनसे सुबह पूछते हैं कि वो जब उठें तो उनको हैंगओवर हो रहा होता है, वो फ्रेश नहीं फील कर रहे होते। तो वो एक इसके साथ इनडायरेक्ट एसोसिएशन है स्लीप की। अदरवाइज ओबेसिटी इटसेल्फ नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर से कोई आधा घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप वॉक कर सकते हैं अपने घर के अंदर, थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज। तो मुझे लगता है कि ये कोई रीज़न नहीं हो सकती कि आप थक गए हैं तो इस वजह से आप एक्सरसाइज नहीं करें। बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज या वॉक छोड़ते हैं हफ्ता 10 दिन में, पहला दिन जो होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन उस पहले दिन के बाद जब हम वॉक करना शुरू करते हैं तो मुश्किल नहीं होता, और जिस दिन ना करें तो उस दिन ज़्यादा सुस्ती होती है। जिस दिन आप कर रहे होते हैं, रूटीन में चल रहे होते हैं, तो आप उसी तरह एक्टिव होते हैं। तो ये मेनली तो ये है कि इसको, ये जो मैं ओबेसिटी का सर्जन हूँ तो इसको इसीलिए मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो हमारे इम्बैलेंस में चले जाते हैं। मेनली तो आप डाइट से, एक्सरसाइज से, हाँ जो मेडिकेशंस या इंजेक्शंस हैं उससे, सर्जरी से, उन सब का एम तो यही है कि हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में आ जाएं। जब हार्मोन बैलेंस में आते हैं तो हमारी भूख जो है वो भी, क्रेविंग भी कम हो जाती है, हमारी डायबिटीज़ भी बेहतर होना शुरू होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी बेहतर होना शुरू होती है, स्लीप के जो हार्मोन होते हैं वो भी बेहतर होना शुरू होते हैं। तो मेनली जो हार्मोन्स हैं वो हमारे इम्बैलेंस में ये जो एक बहाना मैं कहूँगी या फिर रीज़न दी जाती है कि इट रन्स इन द फैमिली ओबेसिटी, तो क्या इसको कम करना, इस तरह की ओबेसिटी को कम करना ज़्यादा मुश्किल होता है? ओबेसिटी यानी जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, ये एक डिजीज़ है, ठीक है। और मेनली तो जो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि ओबेसिटी को जिस तरह हम कैंसर्स को ट्रीट करते हैं इसी तरह ओबेसिटी को ट्रीट करें कि किस ओबीस बंदे को कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए, किसको डाइट चाहिए, किसको एक्सरसाइज चाहिए, किसको मेडिसिन चाहिए, किसको सर्जरी चाहिए। तो ओबेसिटी जो है वो फैमिलीज़ में बिल्कुल रन करती है, जेनेटिक्स का इसका रोल है, लेकिन कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स में डाइट है, एक्सरसाइज है, ये मेनली है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना होता है, तो ये आपके मॉडिफाइबल फैक्टर हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम मसला है ख़ास तौर पे जो थोड़ा सा जिनकी एज बढ़ जाती है, ख़वातीन हज़रात, ये ख़वातीन इन पर्टिकुलर कि डायबिटीज़ हो गई, वेट बढ़ गया तो ओबेसली एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं रहती, और बहुत से लोगों में उसकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। वो वेट कम करना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि जब मूव नहीं कर सकते, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, सीढ़ियाँ तक भी नहीं चढ़ सकते। उसके लिए भी कोई खास पैटर्न आप लोग बताते हैं? क्योंकि वो गिव अप कर देंगे तो और मोटे हो जाएंगे और खुदा ना खास्ता वो तो फिर मसला ही ख़राब हो जाएगा। तो क्या पैटर्न है मोटे लोगों के लिए जिनके जोड़ों में तकलीफ हो, एक्सरसाइज ना कर पाएँ लेकिन वजन भी कम कर? अगेन अगर प्रिवेंटिव आस्पेक्ट से बात करें तो आर्थराइटिस और जितनी चीज़ें आपने गिनाई हैं ये सारी ओबेसिटी से ही शुरू होती हैं। डायबिटीज़ भी ओबेसिटी से ही शुरू होता है। जब हमारी इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन उसके फैट्स में जो उसके अगेंस्ट हार्मोन होते हैं उनकी मिकदार इतनी बढ़ जाती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू होती है। जो ही वेट आप 3-4 किलो कम करते हैं आपकी शुगर लेवल बराबर होना शुरू होती है। इसी तरह आर्थराइटिस वो भी ओबेसिटी के साथ होता है, लेकिन अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें पेशेंट, अगर पतला पेशेंट है उसको आर्थराइटिस हो गया, व्हील चेयर बाउंड हो गया, क्रचेस पे चलना शुरू कर दे, तो अब उनके लिए मुश्किल हो गया। अब ओबेसिटी को ट्रीट करना, जो हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए फिर बेस्ट थिंग जो है वो बैरिएट्रिक सर्जरी है, जो कि हम ओबेसिटी सर्जरी करते हैं। बहुत से पेशेंट्स मेरे इस तरह हैं जो 180-190 kg के थे,
व्हील चेयर बाउंड थे, अब वो माशाल्लाह चलते फिरते हैं। ऑल दो के जो आर्थराइटिस का प्रोसेस पहले हो चुका होता है उसको तो रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम वो प्रोग्रेस नहीं करता। ठीक है, देयर इज अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि आप कर सकते हैं। इस पे हमने चूंकि इन डिटेल एक सेशन शोएब के साथ किया हुआ है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इस अहम मामले पे आपने बात की। ओबियसली लाइफस्टाइल, खाना पीना, अपना ख्याल रखना, वैल्यू योरसेल्फ। और मैं अग्री करता हूँ आशा की इस बात से कि आप कम से कम आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं आउट ऑफ दोस 24 आवर्स अपनी ज़ात के लिए, वरना तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा और फिर उसके बाद मामला खराब हो जाएंगे। लाइफस्टाइल जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइफस्टाइल के अंदर ये है कि आपको अपना काम खुद करने की आदत भी होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में ट्रेंड्स कुछ और दुनिया में बहुत सारी खवातीन पाकिस्तान में ना घरेलू काम काज को कहती हैं कि हमारी एक्सरसाइज है, तो वो तो रोबोट्स भी कर लेते हैं, आप अकेली नहीं। अब आप कहेंगे कैसे, तो रुझान बढ़ रहा है बहुत हद तक, रोबोट्स आ गए हैं, घरेलू कामकाज करेंगे। अब वो जो थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करती हैं ना, जो आपको लगता है वो भी नहीं होगी। स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिसेज भी मुतारिफ हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड के साइंसदानों ने कम से कम एक टाइडी बोट नामी AI टेक्नोलॉजी का हामिल रोबोट तैयार किया है, बल्कि बहुत सारे तैयार किए हैं, तो ये सारे काम कर रहे हैं। एक और एस्पेक्ट भी है ना, अगर आप इससे काम करवाएंगे तो आधा घंटा जो आप काम में लगाते थे वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। हर चीज का जो है ना अच्छा और बुरा दोनों तरह के एस्पेक्ट। वो कोई काम गलत कर दे, अच्छा, ये सफाई सुथराई भी करवा सकता है, घर के काम काज के अंदर थोड़ी सी हेल्प भी कर सकता है, किचन में आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये तमाम काम ये रोबोट चूल्हे से गिरने वाला तो बंद करेगा, कर देगा ना, उसकी हम सिस्टम उसके अंदर सेटिंग ऐसी करते हैं। हमारे मसाइल और है पाकिस्तानियों के यार, मोटर भी चलानी होती है। ब्रेक लें जी, ब्रेक लें, बहुत जोर की ब्रेक है, ब्रेक लें। खुशामदीद एक मरतबा फिर। चंद ही दिन बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा में, और इनके लिए तैयारियां जो हैं आपको पता है वो भी बड़े ज़ोरों शोर से, और स्पेशली जब ईद उल अज़हा होती है तो डबल तैयारियां हो जाती हैं। छोटी ईद पे तो ये होता है कपड़े बनाने हैं, जूती लेनी है और बस मेकअप की चीज़ें लेनी है। ख़वातीन की डबल तैयारियां होती हैं और तो डबल कुर्बानी देनी पड़ती है, डबल कुर्बानी देनी पड़ती है। देखिए डबल खुशियाँ भी तो मिलती हैं आप लोगों को, ये भूल जाते हैं। डबल खुशियाँ नहीं मिलती, मुश्किल हो जाता है कभी। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खुश होते हैं, और मुझे पता है आप भी होते हैं, अमीर लोग होते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा जी, हमने फैशन ट्रेंड्स की बात करनी है कि ईद के ऊपर कौन सा कलर इन है, कौन से कट्स इन है, फैब्रिक कौन सा होना चाहिए, क्या अभी भी फर्शी शलवार चल रही है या फिर अब फर्शी शलवार जो है ना वो माजी का किस्सा बन चुकी है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। क्या याद करा दिया आपने फर्शी शलवार? हम भूले बैठे थे, मैंने कहा छोटी ईद गुजर गई और हम नित नए ट्रेंड्स को फॉलो किया जा सकता है या नहीं, और क्या ये ट्रेंड्स इस वक्त जिनकी हम बात कर रहे हैं आर दे गोइंग टू बी रियली एक्सपेंसिव? मनाल आफरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं, कपड़े डिज़ाइन करती हैं, और ऑब्वियसली शी मस्ट हैव अ बेटर फैशन सेंस देन अफास। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो क्या हमें सजेस्ट कर सकती है। मिलाल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, आई होप यू डूइंग गुड। किस किस्म की क्वेरीज आ रही हैं, किस किस्म के कपड़े बनाए हैं आपने बीइंग डिज़ाइनर ऑन ईद? क्या ट्रेंड्स हैं जो कि नज़र आएंगे हमें इस दफ़ा? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमारी जो फर्शी शलवार और अर्शी शलवार वाला एक ट्रेंड था ना, वो तो आपको पता है इन है एंड दैट इज़ इन फैशन। लेकिन फ़र्शी शलवार ये है कि देखिए एक चीज़ होती है जो लॉन्ग टाइम में चलेगी, तो फ़र्शी शलवार सब लड़कियां अपना शौक पूरा करने के लिए बना तो रही हैं, लेकिन लॉन्ग शर्ट्स का जो ट्रेंड है ना दैट इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ फैशन। ये मेरे लिए वैसे ये न्यूज़ है। अर्शी शलवार जब आप शलवार थोड़ी ऊंची कर लेंगे तो अर्श पे जो फर्शी शलवार है जब आप उसको ऊंचा एग्जैक्टली वो अर्शी शलवार बन जाएगी। इसके अलावा ना शलवार बहुत ज़्यादा इन है, यानी अगर आपको याद हो ट्यूलिप शलवार जैसे होती है, पटियाला शलवार होती है, नॉर्मल पाइंचे वाली तंग पाइंचे वाली शलवार भी होती है। फर्शी बेसिकली वो होती है जिसका थोड़ा सा घेर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा उसका पाइंचा जिसको हम कहते हैं ना आम ज़बान में, वो बड़ा होता है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि हर कोई पुल ऑफ नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी ट्रेंड्स निकाले हुए हैं। फर्शी अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने आपको दे दूं, मैंने पुल ऑफ कर ली थी, मैंने सोचा था कि मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन मुझे एक गिफ्ट आया तो मैंने कहा कर लेनी चाहिए, तो वो पिक्चर्स भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये क्रेडिट गिफ्ट देने वाले का जिसने भेजी है, गिफ्ट देने वाले की है, मुझे खातून ने गिफ्ट किया था। आपका दिमाग उधर ही क्यों जा रहा है? मुझे अगर कोई खातून गिफ्ट देती तो मैं कहता यस मुझे खातून ने गिफ्ट दिया, इसमें क्या यार। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताएं मनाल के कलर्स जो हैं वो इस ईद के ऊपर कौन, डेफिनेटली गर्मी है तो लाइट कलर्स ही होंगे, लाइट कलर्स में भी कौन से कलर्स हैं? गर्मी है बिल्कुल।
अच्छा, लाइट कलर्स के अंदर आप देखें लेवेंडर कलर हो गया, बटर येलो हो गया, ब्लश पिंक हो गया, पिंक के बहुत से टोन्स इन हैं, फिर स्काई ब्लूज हो गए, इस तरह के टोन्स इन हैं। एक और ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है विच इज़ लाइक अगर आपका प्लेन सूट है तो उसके साथ आप 2 या 3 टोन के दुपट्टे ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत एक ना एयरी और फ्रेश फील कराएगा जी। और इसके अलावा जो फैब्रिक्स हैं वो लाइटर टोन में आप यानी लाइट फैब्रिक्स पहनेंगे। ज़ाहिर गर्मी बहुत है और ईद भी बकरा ईद है जिस पे आपको पता है काम कितना ज़्यादा ख़वातीन को करना पड़ता है, तो उसमें लाइटर लॉन, सिल्क, प्योर फैब्रिक्स की तरफ आप जा सकते हैं अगर इफ़ अफोर्डेबल देन आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप सेमी प्योर की तरफ जा सकते हैं। यानी अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते, एक चीज़ है जो कि जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी, सस्टेनेबल फैशन, कि यू कैन रीयूज़ योर फैब्रिक्स एंड यू कैन रीसाइकिल योर फैब्रिक्स एंड यू कैन इवन रिड्यूस द वेस्ट। किस तरह आप अपने जो पुराने आपके कपड़े हैं आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, आपकी कोई अम्मी की शलवार कमीज पर, क्योंकि वही फैशन दोबारा आ गए हैं, आप उनकी शलवार कमीज निकालें उसके साथ नया दुपट्टा बना लें। अम्मियों के पास जो कपड़े हुआ करते थे ना, चाहे वो 10-10 साल 20-20 साल पुराने हो, वो कमाल हुआ करते थे, और ऐसा हमने भी किया हुआ है कि अम्मी की साड़ियों के अंदर से अपने जो है ना कपड़े बनाए हुए हैं। अच्छा मनाल, ये जो आप लाइट फैब्रिक्स की बात कर रही हैं, लॉन वगैरह हो गया, ये इसके तो बन ही जाते हैं कपड़े, लेकिन ईद पर हमारा दिल करता है, लड़कियों का दिल करता है कि कोई थोड़ा सा ज़रा इस तरह का भी फैब्रिक हो जो अच्छा हो, थोड़ा सा फैंसी हो। वो कौन से फैब्रिक्स हो सकते हैं जो जिसमें गर्मी भी ना लगे, थोड़े से लाइट भी हो, लेकिन लॉन से थोड़े से ज़रा फैंसी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एक तो रॉ सिल्क है और दूसरे हमारे पास टसल सिल्क, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कॉटन नेट हो गई, कॉटन नेट भी बहुत एयरी होती है। अच्छा, सिल्क में भी आपको बहुत सी टाइप्स मिलेंगी। अगर आप शमो सिल्क की तरफ जाएंगे वो ज़रा सा आपको पता मोटा होता है, इसी तरह आप टसल सिल्क की तरफ जाएंगे तो वो लाइटर हो जाएगा। आप अगर प्योर पे जाते हैं तो रॉ सिल्क आप 80 ग्राम्स 90 ग्राम्स बनाएंगे तो वो बिल्कुल एयरी होगा। और मेरे तो आपने कपड़े पहने भी हुए, आपको पता है कि दे आर वेरी ईजी टू वेयर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कुछ पूछना है कौन सा फैब्रिक मर्दों के लिए? फैब्रिक तो वो खैर बता, अच्छा मर्दों के लिए भी, हाँ पता नहीं वो बताएंगी। आई थिंक रॉ सिल्क अगर बता दे तो अच्छा है, मर्द भी इस माशरे का हिस्सा है मनाल, दो खवातीन के दरमियान में। लेकिन एक मेरा और सवाल है, आपने वो जो बजट का पॉइंट उठाया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए वही है। मैं देखें, मैं उस पे रुका हूं, मैंने कहा आप लोग फैशन बात कर लें तो फिर मैं उस पे आ जाऊं जरा। अब जरा उस पे आइए, जो जेब पे भारी मामला है, तो आपने कहा पुराने कपड़ों को इस्तेमाल कर लें, या अगर अपने पास पुराने हैं तो वो दे दें, लेकिन अगर मुझे बीइंग अ कंज्यूमर, एक खातून की बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छे बजट में रह के बनाना है तो उसके लिए क्या तजावीज़ है आपके पास? बजट कम है, लेकिन क्योंकि आजकल ये भी होता है ना कि जैसे एक खातून है, घर पे 3 बेटियां हैं 4 बेटियां हैं, तो सबका फिर मैनेज करना है बजट, तो उसके लिए कुछ सजेशन आपके पास बीइंग डिजाइनर? बिल्कुल। अच्छा, सो आप देखिए, आप अपने जोड़े पे अगर आप हाथ का काम करवा रहे हैं या आप एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं तो आप अपनी बेटियों को कलर्स के साथ अपने साथ मैच कर लें और स्टाइल के साथ मैच कर लें। लाइटर लेसेस वगैरह लगा के भी आप कपड़ों को बना सकते हैं। आप पुराना कोई अपना जोड़ा निकाल के उसका काम को एप्लीक करा सकते हैं अपने जोड़े के ऊपर। इन चीज़ों से ना अगर आप वेरिएशंस लाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को बना सकते हैं और अच्छे भी लग सकते हैं। इसके अलावा दुपट्टास का ट्रेंड मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इन है। एक दुपट्टा अगर आप लेते हैं, उसका क्योंकि बच्चियां होती हैं उनको एक लेंथ आप काट के दे दें, बाकी अम्मी यूज़ कर लें जो उनकी मदर हैं, तो उस तरह भी हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन अपने लिए फैब्रिक लेती हैं उसी में से फैब्रिक लेके हम लोग उनका कोई प्यारी सी नेकलाइन बच्चों की बना देते हैं, और मम्मीज़ का तो आपको पता है प्यारा सा बन ही जाता है जोड़ा। अच्छा मनाल, आपके पास वैसे आते हैं इस तरह के कस्टमर्स जो कहते हैं कि ये जो मैं स्टफ दे रही हूँ या फैब्रिक दे रही हूँ, इसमें से जो बचेगा वो मेरी छोटी बेटी का बना देना, ऐसे आते हैं, या फिर वो अलहदा से उसके लिए प्रॉपर इंतजाम होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे इसी फैब्रिक में से बना दें, लेकिन होता क्या है बेसिकली हर किसी को लग रहा होता है, अच्छा हमारी ख़वातीन को ये लग रहा होता है हम बहुत स्किनी है, हमारा कपड़ा बच जाएगा, बट कपड़ा जो देने वाले होते हैं ना वो बड़ा ही नाप के कपड़ा आपको ना बहुत ही उससे देते हैं, तो हम एक्स्ट्रा का फैब्रिक परचेज कर लेते हैं और उसको उसमें ऐड करके हम बना लेते हैं। क्या अभी भी, क्योंकि वैसे टाइम कम रह गया है, क्या कपड़े स्टिच करवाना ज़्यादा इकोनॉमिकल है फैशन कॉन्टेक्स्ट से हट के, या फिर जो स्टिच्ड कपड़े हैं? बहुत सारे लोग, अब मैंने तो देखा है जो खासतौर पर यंगस्टर्स हैं वो तो स्टिच कपड़ों पे ही जाते हैं कि कौन स्टिच करवाए, दर्जी वगैरह के पास जाए, डिजाइनर के पास अगर आप जाके कस्टमाइज कराएं तो और महंगा हो जाता है, डिजाइनर अपने चार्जेस लेता है। जी मनाल? बिल्कुल सही बात आप करें। बेसिकली क्या होता है कि हम तो, अच्छा मैं अगर अपने ब्रांड की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, हम आपको देते हैं कि यार आप अपना बजट हमारे साथ आप लोग शेयर कर लें, एंड वील डू एवरीथिंग रिमेनिंग इन दैट बजट। हम उस बजट को आपका मैनेज करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आई अंडरस्टैंड कि महंगा तो होता है, बट हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक रेडी टू वेयर, क्योंकि जो लोग हैसल फ्री, आजकल लोग ऐसे हैं कि
व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, राइट? तो उनको जो चीज़ दिखती है उन्होंने वही ही लेके पहन लेनी है। आजकल लोग ज़्यादातर जा रहे हैं फास्ट फैशन की तरफ। फास्ट फैशन यानी कि आपने जो देखा, आपको अच्छा लगा, आपने वो ट्रेंड पहन लिया एंड पहन के वो पुराना कर दिया। तो सस्टेनेबल फैशन की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे आ जाता है कि आप स्टिचिंग कराएं, आप अपना फैब्रिक अपनी मर्जी का लें। देखिए अपनी बॉडी के साथ हम लोग प्लास्टिक का, अगर मैं आपको बताऊँ, आप जितना अपनी बॉडी के साथ प्लास्टिक को लगाते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो कपड़े में हो, चाहे वो ज्वेलरी में हो, दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू। तो ये चीज़ हर किसी को नहीं पता। ठीक हो गया। अच्छा मनाल, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि बॉडी टाइप्स के हवाले से भी पूछ लें। मैं पूछ लेती हूँ बॉडी टाइप्स के हवाले से, जरा बता दें कि फर्शी शलवार या अभी जितने भी ट्रेंड्स इन हैं, फर्शी हो या अर्शी हो, अगर कोई थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा हेल्दी अगर किसी की बॉडी है, तो उसके लिए कौन कौन से कट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर कोई स्किनी है या फिजिक जिसकी नॉर्मल है? बिल्कुल। अच्छा आपको अगर फर्शी शलवार देखें इतना ज़्यादा सूट नहीं करती, मैंने आपको बताया कुछ लोगों पे ना। अगर आप थोड़े से बल्की हैं या आप कर्वी हैं तो आप स्ट्रेट ट्राउजर्स बनवा लें। आप तंग पांचे वाली जो शलवार होती है, सिगरेट पैंट्स होती हैं, सिगरेट ट्राउजर्स होती हैं, इस तरह वाली वो चीज़ आप बनवा लें एंड यू लुक इक्वली गुड। ट्यूलिप ट्राउजर्स, ट्यूलिप शलवार बहुत ज़्यादा इन हुई हैं, और शॉर्ट शर्ट के साथ जिनको, क्योंकि देखिए शॉर्ट शर्ट आपने एक दफ़ा ही पहनी है, ये लॉन्गर ट्रेंड तो है नहीं। काफ्तान आर वेरी मच इन। आपके जितने भी हमारे पास लॉन के आ रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग कहते हैं लॉन्ग शर्ट बना दें। लॉन्ग शर्ट में आप स्लिम लगते हो, आपका सारा काम उस पे नजर आ रहा है। टाइम मर्दों के लिए सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं हमारे पास। कुछ 30 सेकंड में बता दें हम मेल्स के लिए कोई ट्रेंड्स अगर आप, वैसे यू मस्ट डील इन खवातीन के कपड़े, लेकिन कुछ अगर बता दें उनको हेल्प हो जाए फैब्रिक को लेकर, डिज़ाइन या स्टाइल को लेकर। बिल्कुल। अच्छा मर्दों के लिए ये है कि एक तो उनके पास शलवार कमीज़, मर्द सबसे इजी गोइंग है भाई, उनको वाइट या ब्लैक आप शलवार कमीज़ ले दें, पर कुछ आजकल बहुत शौकीन भी हैं, तो उनके लिए क्या है कि आजकल बड़ी कढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, बड़ी कढ़ाइयाँ भी चल रही होती है। बिल्कुल सही बात है। चिकन कारीज आर वेरी मच इन। वैसे आजकल मर्द बहुत स्टाइलिश भी हो गए हैं मस्त से, तो वो खैर चिकन कारी के कुर्ते इन हैं, मिरर वर्क इन है। मिरर वर्क आप कराएंगे अपने फैब्रिक पे, चिकन कारी तक रहते हैं। अच्छा, चिकन कारी तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा ये सारे सजेशंस जो है ना, ये उन्हीं खवातीन ने सुनना है जिन्होंने घर के मर्दों के कपड़े। दूसरी बात हम तो इसलिए तस्करा कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया तो टाइम बहुत कम है, कर ले। और वैसे आप के सामने मनाल ने ट्रेंड से लेकर आपके बजट को लेकर बहुत सारी चॉइसेस रख दी, और यही हम चाहते थे कि इस पे जरा बात हो। मनाल, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर द सजेशंस एंड एवरीथिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्रांड एज वेल। बहुत अच्छे से चले, अच्छे अच्छे कपड़े लोगों के लिए बनाए। लास्ट टाइम जब BCW पे आपको याद है HSY से बात हुई थी, जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अब मैं अपने कपड़े अपने ब्रांड के साथ कम बजट में बना रहा हूँ, ताकि मेरा कम बजट भी जो है ना अच्छा खासा। नहीं, लेकिन मैंने यही सवाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, आप यू विल फील द डिफरेंस कि आप आम आदमी जो है वो भी। अच्छा, आप दो खर्चों की बात कर रहे थे, एक खर्चे की बात, दूसरे खर्चे की बात कर रहे थे। कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं? हमने कपड़ों की बात कर ली है, ईद की तैयारियों की, अब ईद कुर्बान की है, मवेशी की बात करें। कराची की मवेशी मंडी जो है, यहाँ पर सहराई जहाज़ों की लैंडिंग हो चुकी है जनाब। आजकल बस जहाज़ों की बात हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गाय, बकरे, उसके बाद ऊंट जो हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं कराची। सहराई जहाज़ जारी बातें पहुंच चुके हैं। क्या गहमा गहमी है? साजिद अवान साहब से पूछते हैं। साजिद भाई बताइए, क्या गहमा गहमी है, क्या चल रहा है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर, जहाँ पर 1200 एकड़ पर मवेशी मंडी जो है वो कायम की गई है। इस मवेशी मंडी में 20 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ अजला और सूबों से जानवर जो हैं वो लाए गए हैं, जिसमें गायें, भेड़, बकरे, तमाम ही चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ एक मुनफरिद चीज़ है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी मंडी जो है वो लगाई गई है ऊँटों की, क्योंकि इस वक्त हम कराची का रुझान देख रहे हैं कि ऊँटों की जो कुर्बानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। नॉर्दर्न बाईपास की इस मंडी में, ऊँटों की मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जो है वो यहाँ पर ऊँट लाए गए हैं। इस पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं ताकि गाहक जो है वो अट्रैक्ट हो सके। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ऊँट हैं यहाँ पर। वाइट ऊँट भी मौजूद हैं, ब्राउन ऊँट भी हैं, और ब्लैक ऊँट जो है वो भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़रीदार जो है उसकी जानिब मुतवज्जे हैं। इस वक्त इन ऊँटों की अगर प्राइस की बात की जाए तो कम से कम ऊँट की प्राइस जो बेहतर ऊँट है वो तकरीबन 2.5 लाख से शुरू होता है, और उसके बाद जो ऊँटों की प्राइस है वो तकरीबन 50 लाख तक जाती है। तो इस वक्त गर्मी की शिद्दत शहर में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस वक्त गाहक जो है वो कम होते हैं दिन के औकात में। लेकिन शाम और रात को जो है वो यहाँ पर शहरियों का एक तांता बंधा हुआ होता है, जो कि ऊँटों की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहते हैं। इसमें लाड़ी, ढांची और सिंधी और बलोची ऊँट जो है, मकरानी ऊँट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाए गए हैं, जो कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के जो है मुख्तलिफ
अजला से यहाँ पर लाए गए हैं और उनके कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमानों से बातें करती नजर आ रही हैं। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के लिए ऊँट तो पसंद की जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। थैंक यू वेरी मच बताने का शुक्रिया। और प्राइसेस के हवाले से भी जाहिर बात है, चूँकि इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ज़्यादा ही हैं, तो बेहतर है ज़रा स्मार्ट मूव करते हुए पहले जाएं, ज़रा देखें, 2-3 ऑल्टरनेट मार्केट्स चेक करें और फिर भाव ताव करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम आपको बताते रहेंगे मंडी की इस वक्त क्या सूरत हाल है। फिल वक्त तो मामला तेज़ ही है वैसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्रिकेट की सूरत हाल भी अच्छा, एक और खबर भी आ रही है, जाते जाते बताएं कि जानवर ज़्यादा हैं, बायर्स कम है। तो विद द टाइम लोग इसलिए नहीं जाते कि अच्छा जी एंड पे लेंगे रेट कम हो जाएंगे, लेकिन एंड पे चूंकि डिमांड बढ़ जाती है, ईद वाले दिन भी जाके लोग खरीदते हैं, बायर बढ़ जाता है तो इसलिए जानवर कम हो जाते हैं और फिर प्राइसेस हाई कर जाती हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कीप दिस इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ये आपको यहीं से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। यस बिल्कुल, अच्छे जानवर सस्ते खरीदेंगे। पाकिस्तान T20 की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने T20 मैचेस की सीरीज जो हमारी होनी है बांग्लादेश की, उसका तस्करा हमने किया था 1-2 दिन पहले। उसमें बांग्लादेश को 37 रन से हरा दिया। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। मुकर्रर 20 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने 20 ओवर्स के अंदर 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए और फिर बिलाखिर अच्छी कामयाबी, एक अच्छा मोमेंटम बना मैच का और पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं राय मोहन साहब। PSL के दौरान बड़ा ये एक्टिव रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए भी थे। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा परफॉर्म किया। अजलान, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छी फतह है पाकिस्तान की, एंड आफ्टर PSL इस तरह की फतह हासिल करना, क्या राय है इसके ऊपर आपकी? राय अजलान की क्या राय है? आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक बहुत ज़रूरी था, बिकॉज रिसेंट पास्ट में जो पाकिस्तान की T20 आई की परफॉर्मेंसेज रही हैं उसको देखते हुए एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दे, बिकॉज रादर देन लिविंग इन द पास्ट हमें अब फ्यूचर की तरफ देखना होगा। एंड इट्स हाई टाइम विद अ टीम लाइक बांग्लादेश इन होम कंडीशंस यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और हमने देखा कल के मैच में हमने एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया जिसमें वी हैड लाइक 5 स्पिनर्स जिनमें से 3 ऑलराउंडर्स थे, 3 पेसर्स जिनमें से 1 ऑलराउंडर था। हमने एक एग्रेसिव टॉप ऑर्डर के साथ कल का मैच खेला, ऑल्दो हमारे ओपनर्स नहीं चले, लेकिन जिस तरह से हमने पाकिस्तान ने कम बैक किया एंड देन स्कोर्ड 200 रन्स, दैट्स समथिंग सिग्निफिकेंट। और स्पेशली पिछले 7 मैचेस में पाकिस्तान ने 3 मरतबा 200 प्लस रन स्कोर किया, जो कि उससे पिछले 50 मैचेस में पाकिस्तान नहीं कर पाया था। सो एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा अडॉप्ट कर रहा है टुवर्ड्स द मॉडर्न। हमारी उम्मीदें स्पेशली हम चैंपियंस ट्रॉफी या उसके बाद की बात करें, साइम से बहुत ज्यादा थी। ओपनर्स का आपने बता दिया कि वो नहीं चले, साइम भी 0 के ऊपर आउट हो गए। क्या रीजन आपको नजर आ रहा है? अभी तक वो मुकम्मल रिकवर नहीं कर पाए हैं इंजरी से, या और कोई फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहे हैं? आई थिंक रिकवर किसी भी इंजरी के ना 2 एस्पेक्ट्स जरूर हुआ करते हैं। एक तो उसका फिजिकल एस्पेक्ट होता है एंड देन उसका एक मेंटल एस्पेक्ट भी होता है। समटाइम्स होता है ये कि एथलीट फिजिकली उस इंजरी को रिकवर कर लेता है, लेकिन उसका जो मेंटल एस्पेक्ट होता है वो बैक इन द माइंड चलता रहता है कि यार कहीं दोबारा तो नहीं इंजरी हो रही, कहीं ये मैं ऐसे करूंगा तो दोबारा तो नहीं मैं उससे चला जाऊंगा। तो उसका उस चीज से निकलना बहुत जरूरी होता है। मैंने कुछ एथलीट्स को देखा है कि जो फुली फिजिकली रिकवर कर चुके होते हैं, लेकिन वो उस तरह से कॉन्फिडेंस उनका बहाल नहीं हो पाता। तो वहां पर आपको फिर आपकी टीम, आपकी मैनेजमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जो फिर उसको बैक करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। हमने देखा कि वो PSL में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, बट जहां उनको मौका मिला उन्होंने ग्लिमर दिखाया कि व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट ही इज। सो जरूरी होगा कि वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो और वो खेलने से ही होगा एंड उनको मौका दिया जाए। स्टैंडिंग हमारी नेशनल टीम की और उसके मुकाबले में बांग्लादेश की 201 रन बड़ा अच्छा तगड़ा साइकोलॉजिकल हदफ होना चाहिए होम ग्राउंड के ऊपर फ्रॉम अ टीम लाइक पाकिस्तान हु हैव जस्ट प्लेड पाकिस्तान सुपर लीग। उसके जवाब में भी 8+ की औसत से 164 रन तक चले जाना बांग्लादेश टीम का मेरे ख्याल में को बहुत हेल्दी तो नहीं है। वी कुड कंटेन देम अर्लियर, ऐसा लगता है मुझे। I think we could contain them early, but then again जब आप T20 क्रिकेट है उसमें जब आपके पास आपको नजर आ रहा है कि पहले ओवर से आपने 10.1 की औसत से स्कोर करना है, तो you will always try for that। और उसमें होगा कि आप उन्हें पावर प्ले को अच्छा डोमिनेट कर लिया है तो फिर इवेंचुअली आपका रन रेट काफी बेहतर होगा। तो बाय द एंड ऑफ द मैच वो ऑल आउट भी तो हो गए, हमने ये भी तो देखना है, बिकॉज अगर वो मारने जाएंगे तो उनके ऑल आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड लाहौर की जिस तरह की विकेट थी, जिस तरह की हमने आखिरी कुछ मैचेस PSL के देखे, एंड इस किस्म का सरफेस है, मौसम इस किस्म का है कि ओस वोस पड़नी नहीं है सेकंड टाइम में, तो वो बॉलिंग को एडवांटेज डेफिनेटली सेकंड टाइम में था। तो वो 200 रन का टारगेट बहुत ज्यादा था। एंड
200 रन बार बार नहीं होते लाहौर के स्टेडियम इंटरनेशनल मैच। पाकिस्तान ने पहली मरतबा कल की है। अच्छा, वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी पाकिस्तानी क्राउड के अंदर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सर फहरिस्त हूँ एक्चुअली, जो बड़ा डिसअपॉइंट था पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम की कारकर्दगी से मुसलसल डाउनफॉल का शिकार रही। PSL भी मैंने तो एहतजाजन बहुत ही कम फॉलो किया। लेट मी से दिस। अभी इस मैच के बाद खुश हैं वैसे आप? मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ अजलान, यही सवाल है मेरा एक्चुअली कि अजलान आपको क्या लगता है कि जो क्राउड है उसकी वो डिसअपॉइंटमेंट कुछ ये PSL का थ्रिल खास तौर पे जो सेकंड लेग था पोस्ट वॉर जंग के बाद का कम हुआ है, कुछ रिकवरी हुई है या फिर नहीं? पाकिस्तान टीम हैज टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली इन इंटरनेशनल क्रिकेट उस डैमेज को रिकवर करने के लिए। लेकिन दो चीजें हैं ना, अगर आप उसको PSL से कंपेयर करेंगे तो दैट्स डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। उसमें ऑब्वियसली आपकी एक लोकल रिप्रेजेंटेशन होती है, लोकल फिर आपकी इंटरेस्ट अलाइन उस तरह से होते हैं। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ PSL फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस किया था कि पोस्ट वॉर एंड प्री वॉर देयर इज अ ह्यूज चेंज। जो पहले उस किस्म का मुझे क्राउड नंबर पिंडी में तो नजर आता था, बट जो पिंडी में भी फुल हाउस नजर आया वो डिफरेंट तरह का फुल हाउस नजर आया। उसके बाद जब लाहौर में मैचेस हुए तो लाहौर में भी जिस किस्म के हमें क्राउड नजर आया वो डिफरेंट नजर आया। फाइनल का हाउसफुल होना शोज एक इंटरेस्ट है, लोग उसको इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाकी रही बात पाकिस्तान टीम के मैच में, देखना भी चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो देखना चाह रहे हैं। हमारे पास ज्यादा ऑप्शन उस तरह से है नहीं ना एंटरटेनमेंट के। मतलब हमारे यहाँ कौन सा हर जुम्मे को फिल्म रिलीज होती है, ले दे के क्रिकेट ही बचती है जो कि फ्रीक्वेंटली हमें एक एंटरटेनमेंट। पहले थोड़ी सियासत होती थी, अब वो भी मजा ही नहीं आ रहा है। अच्छा अजलान, वक्त हमारे पास कम है, मैं ये चाहूंगी थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को भी डिस्कस कर लें, स्पेशली हसन नवाज। वो अब नजर आ रहा है कि कुछ परफॉर्म करते आ रहे हैं। अच्छा उन्होंने कल भी परफॉर्म किया। एंड देन शादाब की जो बैटिंग है वो भी काबिल जिक्र रही। देखिए मिडिल ऑर्डर हमारा पिछले काफी अर्से स्पेशली हमने वाइट बॉल क्रिकेट में देखे तो उस तरह से हमने डेवलप नहीं किया हुआ था और वो बार हमें चैलेंज आ रहा था। तो वो तभी होगा कि जब हम अपने मिडिल ऑर्डर को प्रॉपर चांस देंगे और प्रॉपर मौकों पे उनको खिलाएंगे। हसन नवाज जिस तरह की फॉर्म लेते हुए आ रहे थे और वो पहले ही कैप्टन ने कह दिया था कि हम उसको एज ओपनर कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और उसको वहीं पे हमने कैपिटलाइज किया। तो बेहतर यही होता है कि जो जहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है वो तजुर्बा अच्छा हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे तजुर्बात भी हाथ साथी होते हैं, लेकिन हसन की यार वो फील्डिंग अजलान बड़ी कमाल थी यार। वो जो 2 रन उसने बचाए थे ना, मतलब अल्टीमेट था वो। तो खैर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप भी क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, बड़ा ही मजा आता है जो क्रिकेट एंथुसियास्ट है उनसे इस तरह। अभी आपने हमारी ड्राइंग रूम डिस्कशंस क्रिकेट के हवाले से नहीं सुनी, वो ऐसी खतरनाक होती है ना। खैर इससे पहले कि हम इसकी इसीलिए नहीं सुनी मैंने इसीलिए नहीं सुनी आपने, वो बहुत मजेदार होती हैं, कह रहा हूं पॉलिटिक्स से ज्यादा अच्छी होती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाले अमेरिकी कंपनी टेस्ला के ऑनर आप जानते हैं, मुख्तलिफ मीडिया साइट्स भी जैसे एक्स के ऑनर हैं, वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, दुनिया भर के अंदर लोग उनको जानते हैं। हम किसकी बात करें आयशा? एलन मस्क की बात। एलन मस्क की बात करें, खबरों में रहते हैं। उनका जो अमेरिका के अंदर हुकूमती कारकर्दगी का महकमा उनको दिया गया था, उन्होंने एनालिसिस कर रहा था, चेक रखना था। ट्रंप इंतजामिया के साथ मुंसलिक हुए थे, उन्होंने उनको मैं कहने लगा था खबरदार कह दिया, खैराबाद कह दिया। खैराबाद उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि उनका वक्त जो है 130 दिन उन्होंने डिसाइड किए थे कि मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ट्रंप को कहा था एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को कम करूंगा, 130 दिन तक रगड़ा निकालूंगा आपकी। अच्छा जी, अभी 2 रोज बाकी है, 2 रोज पहले ही उन्होंने कहा कि बस मेरी बस हो गई है। लेकिन इस दौरान हुआ क्या क्या है आपको पता है, बहुत सारे इदारे ऐसे जिनकी ग्रांट्स बंद कर दी गई हैं, जिसके अंदर आप बहुत से यूनिवर्सिटीज शामिल है, बहुत सारे ऐसे इदारे जो दूसरे मुल्कों के अंदर एड्स का काम करते थे, उनकी ग्रांट्स को बंद कर दिया। तो काफी हद तक उन्होंने कहा कि वो हमारे यहाँ पर भी तो एक चल रहा है ना कि अपने खर्चे कम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दास्तानें छोड़ गए एलन मस्क जाते जाते। इनसे ज्यादा मशहूर इनका वो बच्चा हुआ जिसने गंद लगा दिया था मशहूर व्हाइट हाउस की टेबल के साथ। ट्रंप उसकी चीज का माइंड भी नहीं करते थे बिकॉज समहाउ एलन मस्क उनके दोस्त हैं, बहुत अमीर हैं और मैं ये प्रिविलेज इनको हासिल रही है कि कोई बहुत इलेक्टेड नुमाइंदे ऑब्वियसली ना होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया भर में जा रहे थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस का हिस्सा थे। अब देखना ही लगाए थे कैंपेन में, पैसे लगाए थे, अब देखना ही होगा, बाकायदा तौर पे दिए थे पैसे। अब देखना ही होगा कि क्या इनके जाने के बाद जो ट्रंप का माइंडसेट है टू टेक सर्टेन क्रिटिकल डिसीजंस वो चेंज होगा और फाइनेंशियली वो अमेरिका को किस जानिब लेकर जाएंगे इस पर हम बात करते रहेंगे। बट एलन मस्क इज नो मोर अ पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स टीम ऑफिशियली अनऑफिशियली का हम कुछ नहीं कह सकते। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, अब भी हम क्रिकेट की ही बात करेंगे और उसका रीज़न और वो ये है कि हमारा जो है ना क्रिकेट के साथ एक बड़ा ही जज्बाती किस्म का ताल्लुक रहा है। जब अच्छा नहीं खेलते हम दुखी हो जाते हैं, अच्छा खेलते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब क्रिकेट के दिलचस्प मैचेस के दौरान
आपको इनामात मिलना शुरू हो जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आके आपसे कहें कि भाई आपको इनामात मिलेंगे, तो फिर उसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। भाई मज़ा ऐसे दुबाला होता है कि क्रिकेट के साथ जो ब्रांड जुड़ता है ना, उस ब्रांड की वैल्यू भी बहुत ही बढ़ जाती है, बिकॉज क्रिकेट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। और जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं फिर लोग उनको भी बड़ा वैल्यू करते हैं। पार्क व्यू इज़ वन ऑफ द ब्रांड्स जो कि क्रिकेट से मुंसलिक है। पार्क व्यू सिटी की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने एक विन अ हाउस कैंपेन लॉन्च की थी और आई गेस पिछले 4-5 सीजन से उनकी कैंपेन ये चल रही है। PSL से मुंसलिक होती है, मुख्तलिफ किस्म के क्विज़ेज़ होते हैं, लोगों को पार्टिसिपेशन का लाइव क्रिकेट मैचेस के दौरान मौका दिया जाता है। देन इन दी एंड एक खुशकिस्मत पाकिस्तानी जो है उनको पार्क व्यू सिटी के अंदर एक अदद घर मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज टू लिव बाय द वे, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है उसकी। तो इस दफ़ा भी ये हुआ है और आज हमने ये किया कि जो विनर हैं इस दफ़ा की उनको अपना मेहमान बना लिया। एक तो उनसे हम वो खुशी शेयर करते हैं, उनको देख के हम खुश हो रहे हैं। चले किसी को तो कोई अच्छा सा घर तोहफे में या ख्वाब में यार मेरा घर निकला। अच्छा, मेरे सामने कोई इस तरह की स्कीम आती है मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ऐसे सच में होगा, लेकिन अब यकीन आ जाएगा। सोसाइटी को भी हमने बुला लिया और जो विनर है उनको भी। हमारे साथ सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हैं, डायरेक्टर हैं जनाब नईम बड़ाई साहब पार्क व्यू सिटी के, वो मौजूद हैं। आप पहले भी इनको देख चुके हैं, हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं, तो उनको वेलकम करेंगे। और उनके साथ साथ मलिका सबा साहिबा हैं जो कि विनर हैं एक्चुअली विनर हाउस की, वो द विनर लेडीज आल्सो विद अस। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वैसे क्या हाल है, ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच इमरान साहब, ग्लैड टू हैव यू। आप कैसी हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा फील हुआ आपको, ये क्या स्कीम थी, जरा थोड़ा सा बताएं। खुशी की इंतहा नहीं है मेरी अभी भी, मुझे समझ दे रही मैं अल्फाजों में बयान करूं। पिछले 5 साल से मैं PSL के मैचेस तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन मैं पार्क व्यू के हर क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी पिछले 5 साल से, और इस उम्मीद के साथ थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी इस खुशी से नवाजेगा। वाह, तो नवाज दी अल्लाह ताला ने। बस नवाज का जो है ना, कब पता चला आपको कि यू हैव वन अ हाउस, या आपके हिस्से में आया ये घर इस बार? मुझे कॉल आई थी असल में पार्क व्यू के मैनेजमेंट की तरफ से कि आप शॉर्टलिस्ट हुई हैं, आप फिर उसके बाद मैं तो अल्लाह ताला के आगे पहली दफ़ा तो लगा होगा कि कोई फ्रॉडुलेंट कॉल है, ऐसा कब होता होगा? जी ऐसा लगा था, क्योंकि यही लगता है हम लोगों को ना, ऐसे जब कोई होती है कॉल। लेकिन बस अल्लाह में की नवाजिश है, और मैं पार्क व्यू के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इस खुशी से नवाजा। और तो सबसे पहले किसको बताया जब कॉल आई के फैमिली का रिएक्शन? अच्छा, नहीं पहले तो यकीन आ गया था कि यार ये सही है, या somebody मे बी कोई दोस्त प्रैंक यकीन आ गया था। मुझे आई थी खुरम बेग हैं, अच्छा, पार्क व्यू के मैनेजमेंट में, उनकी कॉल आई थी। अच्छा, और उन्होंने मुझे कहा था कि आपका हाउस आप विन कर गई हैं। तो यकीन फिर भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा था नहीं, PSL का मैच देखूंगी, ऊपर आएगा तो फिर ही मैं यकीन करूंगी। भाई ये बड़ी अच्छी बात इस कॉन्टेक्स्ट में भी है तो ये कुछ ना कुछ चले मिल रहा है रिवॉर्ड की सूरत में। आप लोगों की तो जो मार्केटिंग कैंपेन है क्रिकेट के साथ वो तो चल ही रही होती है। तो थोड़ा सा इसके पीछे माइंडसेट, इस कैंपेन के पीछे क्या था? पिछले 4 सीजन आप बता रहे थे, आपने दिए, 5वां घर है जो आपने दिया, 4था घर है आप दे रहे हैं, तो क्या माइंडसेट है इस कैंपेन के पीछे और कितनी सक्सेसफुल ये रही है पार्क व्यू की? अच्छा इमरान साहब देखें, जैसे अभी आपने भी कहा, मिस भी कह रही थी कि एडवर्टीज करते हैं लोग लेकिन डिलीवर नहीं करते, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि पार्क व्यू सिटी ने जो किया, हमने एक बड़े डिफरेंट वे में किया। हमने सोचा कि हम अपने पाकिस्तानियों से कनेक्ट हों एक डिफरेंट वे में। अभी आप भी कह रहे हैं कि क्रिकेट एक क्रेज़ है, एक पैशन है, एक हमारे हार्ट के बहुत करीब है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम अपने लोगों से कनेक्ट होते, उनको अपने करीब करते। अच्छा, ये सिर्फ एक हाउस नहीं है, ये इवॉल्व हुआ है। हमने पहले प्लॉट से स्टार्ट किया और तब किया जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी बैन थी। PSL जो है ना, ये इसकी सक्सेस के पीछे ये पार्टनरशिप है, ये स्पॉन्सरशिप है जो डिफरेंट बड़े ब्रांड जो कंपनीज जो है वो करती हैं। हमने मिल्क्स के सबने इस ब्रांड को बनाया है। तो इसकी सक्सेस के पीछे ये नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, हमने इस जो मिशन है, जो हमारे मैनेजमेंट का विजन है, जो चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब का विजन है कि हम एक नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, हम यूथ बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि सबसे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि मेजॉरिटी यूथ है। तो उसमें ये गए, हमने 34 मैचेस थे, 34 मैचेस थे, 34 मैचेस पे हर मैच पे अमेजिंग थ्रिल था, हर मैच पे एक्साइटमेंट थी। 34 मैचेस पे 34 स्मार्टफोन हमने दिए थ्रू दिस कैंपेन। महंगे वाले, अच्छे वाले और दिस इज द फाइनल जो है वो लकी विनर जो है। मैं और एक और इमरान साहब आपको बात बताऊं, मैं प्राउडली कहूँगा कि इतना बड़ा जो बेस्ट जो आप कह लें, जो इस हाउस की जो आप वर्थ कह लें,
वो मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी नहीं है जितना बड़ा ये लकी लेडी हैं जिनको आप अभी कांग्रेचुलेट कह रहे होंगे। आप इसकी वर्थ देखें ना तो आप प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं अपना घर बनाने के लिए, तो बहुत ही लगी है माशाल्लाह। तो बड़ा है काफी। आप लोगों के तो मतलब देयर कुड बी अ प्लॉट, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो यही क्यों जहन में आया कि एक विनर को एक घर दिया जाए? देखें, जब ब्रांड, आपने खुद कहा कि जब आप एक ब्रांड क्रिकेट के साथ टच होता है, क्रिकेट के साथ एसोसिएट होता है, तो ब्रांड भी ग्रो करता है। दिस स्टार्टेड फ्रॉम प्लॉट बट इवॉल्व हुआ। हमने पहला प्लॉट दिया था, दिस इज द 5th सीजन, बढ़ता चला गया। हम भी जैसे जैसे अल्लाह था, देखें लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए। इस वक्त मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि आपने माशाल्लाह लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कशन हुई, आपने पाकव्यू सिटी को देखा भी है, वो वैसी एक नीश प्रोडक्ट है, लग्जूरियस है, ठीक है। और उसमें हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हम ये देते हैं, हमारे साथ बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी और क्रिकेटर्स इटसेल्फ, मैं आपको नाम ले लूँ, शाहिद अफरीदी, शाहीन, मुश्ताक अहमद, इंजमाम, बाबर, इनके हमारे पास इस वक्त खुद उनके घर, प्लॉट, कमर्शियल्स हैं, ठीक है। सबब बाबर की आप नेबर भी हो सकती हैं, चांस। तो ये देखिए, जब आप नेम लें, मैं मतलब देयर इज लॉट ऑफ नेम्स, मैं जो मतलब अच्छा नहीं है मैं उनके नाम लूँ, लेकिन लोग जब इस तरह से आप जब टैक्स पेयर हैं तो फिर ले लें, अगर किसी ने टैक्स नहीं होना लाइटर नोट। अच्छा, ये भी बताइए इसके साथ सब आप ये बताइए कि फिर आपने पहले पार्कव्यू सिटी विजिट किया हुआ था? जी, हम लोग जाते हैं पार्कव्यू में। तो आपका ताल्लुक पिंडी इस्लामाबाद से? जी, मेरा पिंडी से है ताल्लुक। पार्कव्यू जाते हैं जब बच्चों को लेके, और स्पेशली उनको डांसिंग फाउंटेन्स बहुत ज़्यादा देखने का शौक है, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वॉक वगैरह। तो सर, ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है फिर, एक जब गिफ्ट निकल आता है फिर क्या फौरी हैंड ओवर हो जाता है? फौरी मतलब जो भी इसका इनकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही होगी। ऑलरेडी जो 4 विनर्स हैं उनको घर अलॉट हो चुके हुए हैं जो पिछले सीजन में है। किसी ने अपना खुद रह रहा है, किसी ने रेंट आउट किया हुआ है, ठीक है। तो पार्कव्यू सिटी जैसे उस तरह डिलीवरी पे बिलीव करता है, इस डिलीवरी पे भी बिलीव करता है, टाइमली हम ये करते हैं कि वक्त के साथ और बढ़े। इन द एंड कुछ भी आप कहना चाहें? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ये जर्नी जो है पार्कव्यू सिटी की क्रिकेट के साथ एक स्टार्ट ही हुई है, जस्ट आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह। हम बड़ा लॉन्ग रन इसको देख रहे हैं, जैसे अभी इमरान साहब ने कहा, आई विश कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीजन आएगा, अभी हमसे मिस मलाइका भी 1 से 2 हो जाएंगे। ये मैंने तो देखने वालों की तरफ से सिफारिश की आपके सामने कि बढ़ाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह देखें, बस 2-3 मिनट करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह से होगा कि आपको जिस तरह से ब्रांड ग्रो करता है उसी तरह से गिफ्ट और ये बड़ा अच्छा भी है समाओ कि आप अपने आप को इंक्लूड करके से सबा इन द एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग अपने देखने वालों को, फैमिली देख रही होगी, थोड़ी नर्वस भी थी सबा वैसे आने से पहले, कहती थोड़ी नर्वस। मैं सब पार्कव्यू की मैनेजमेंट का, स्पेशली सर अलीम खान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में इस बड़ी नेमत से नवाजा। एक औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, उसे अपने हाथों से सजाए, तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। के साथ कि जिन खवातीन की ख्वाहिश है सभी की होती है कि उनका अपना घर हो, अल्लाह आपको अता करे। मेहनत शर्त है, हर किसी की किस्मत इतनी क्विक नहीं चलती, बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, लेकिन सबा इज वन ऑफ दोज लकी पीपल जो कि पार्कव्यू की तरफ से ये गिफ्ट लेने में कामयाब हुई। लेकिन दुआ यही है कि सबको उनका घर मिले जिस चीज की ख्वाहिश। डेफिनेटली अब नेक्स्ट सीजन का इंतजार कीजिए पीएसएल का, मैं भी इंतजार करूंगा, मैं भी साथ नेक्स्ट सीजन में तो होगा। अभी भी इंशाल्लाह ये बांग्लादेश क्रिकेट जो टीम आई हुई है, अच्छा भी चल रहा है, घर नहीं बट लेकिन कुछ ना कुछ है, ठीक है भाई, इसके दौरान भी आप कर सकते हैं। परमानेंट जो है वो क्रिकेट का स्पॉन्सर है और आप चाहते हैं जो एक्साइटमेंट है ना वो कायम रहनी चाहिए। तो चलिए जी, जुड़े रहें। अब आप तो इंस्पिरेशनल सबा भी आ गई हैं कि कुछ बड़ा भी हो सकता है, तो जरूरी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बड़ाई साहब, थैंक यू सबा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे और इस आप मौजूद बात की। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जैज एंड अलाइड बैंक लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसे जैसे पाकिस्तान आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों के आखिरी मराहिल में तकरीबन दाखिल हो रहा है, आवाम और कारोबारी तबका जो है उसकी नज़रें अब हुकूमत के ऊपर हैं कि मुमकिना तौर पर हुकूमत के फैसले क्या हो सकते हैं, क्या वाकई में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है और वो आई है सोलर पैनल्स से मुताल्लिक। जी, टैक्स होने जा रहा है जी, इनको टैक्स करने पर गौर करिए हुकूमत। ये इकदाम ऐसे वक्त पर ज़ेर गौर है जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रही है। हमें शायद बड़े शहरों में इतना ना पता चलता हो, लेकिन छोटे शहरों में बहुत ज्यादा मसला है। लाहौर में भी हो रही है, मुझे घर से खबरें आती रहती हैं, हो रही है। छोटे शहरों के भी या बड़े शहरों के छोटे
छोटे इलाकों में भी ये मसला हो रहा है, यानी ये हो रहा है। सो पाकिस्तान में जो हालिया बरस है वहाँ पे सोलर एनर्जी को न सिर्फ घरेलू सार्फिन एक सहूलत के तौर पे इस्तेमाल किया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, उन्होंने 2-3 मिलियन रुपीस लगा के सोलर पैनल्स लगाए हैं और वो अपने कारोबार इस पर मुंतकिल करें, तो एक बड़ा मौसर जरिया है। अब जो तो ये कर चुके हैं समा वो तो रहेंगे महफूज, लेकिन अगर आपने लगाना है सोलर नया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टैक्स ऑन सोलर पैनल्स। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि अभी आकर थोड़े से सोलर पैनल्स जो है उनकी कीमतें कम हुई थी, तो गवर्नमेंट की नज़र में ये जो है ना मामला आ गया, उन्होंने कहा इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, और हमारी बारी आई। मैं सोच रही थी कि कोई कुछ कर लेना चाहिए अब सोलर पैनल से, उसके ऊपर टैक्स हो जाएगा। अब इससे फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ेगा, हुकूमत क्यों ये कर रही है, और क्या वाकई में इसके ऊपर टैक्स लगाने से कुछ हद तक जो टैक्स का हदफ होता है वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, माहिर मईशत हैं। आप इनको हमारे शो में देखते हैं, उनको बताएं। आपने लगा लिया सोलर या लगाना है अभी? मैंने लगा लिया और अच्छे वक्त पे लगाया, अच्छे वक्त में लगाया, लाइसेंस पुराना ले लिया। जैसे हाँ, जो अंदर की खबर होती है ना फिर पहले कर लेते हैं, तो फिर गरीब मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी। अच्छा, मेरा तो ख्याल ये था कि वो जो पुराना तौर तरीका उसी पे हुकूमत चलेगी, क्योंकि चलना चाहिए तो वैसे उसी पे था। आपका क्या ठीक? लेकिन बात ये है ना कि यहाँ पे सोच अगले एक हफ्ते की होती है, अगले 100 साल की नहीं होती। क्या बात की आपने। और जिन मुल्कों में सोलराइजेशन ज़्यादा कामयाबी से आगे गई है वहाँ पे उन्हें बिल आखिर फ़ायदा भी पहुँचा है, क्योंकि ये सूरज से ज़ाहिर है उसका फ्यूल कॉस्ट तो कोई नहीं है ना। लेकिन वो क्या करें कि बस यहाँ पे भी पाकिस्तान का अलमिया तरीका ये बन गया है कि जहाँ पे भी कोई चीज़ 4 दिन चलती है तो जो इंसेंटिव्स भी दिए होते हैं। गवर्नमेंट इस मामले में जो प्ली लेती है वो कहती है कि उनके पास इतनी कोई टैक्स विंडोज़ भी तो नहीं है जहाँ पे हम टैक्स रेवेन्यूज़ इतने एम्बिशियस बढ़ाते हैं, चाहे वो IMF के कहने पे बढ़ाएं या खुद हमें बढ़ाने हैं, चूँकि जारी बात है रेवेन्यूज़ चाहिए, हमारा तो बजट डेफिसिट इतना हो जाता है। तो उसको देखते हुए फिर वो उनके पास यही विंडोज़ हैं जिस पे अल्टीमेटली मेरा आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में वो लेवी बढ़ा दो, या फिर ये जो सोलर पैनल अगर थोड़े सस्ते हैं तो वो बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। इधर गवर्नमेंट के पास और तो मीडियम्स ही नहीं है, कहाँ से वो टैक्स जनरेट करेंगे? पैदा मीडियम्स क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये उनका कसूर है। बिल्कुल, मुल्क में बड़े बड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि टैक्सड हैं लेकिन टैक्स नहीं देते नहीं है। अच्छा, औरों के ऊपर इस वक्त कह रहे हैं कि पहली दफ़ा शायद फार्म टैक्स शुरू होने चला है, जिस पे ज़ाहिर एक मुस्बत रद्द-ए-अमल आएगा। गो कि इस वक्त आपकी ज़रूरी मईशत बिल्कुल बैठी हुई है, तो उसको किस तरह ये आगे जाके लेंगे और किस तरह आगे चलाएंगे ये हमें मालूम नहीं। तो ये एक मामला तो एक गंभीर है ना कि अच्छा, ये सोलर पैनल वाला मामला जो है वैसे ही लगता है कि गवर्नमेंट की नज़रों में आया हुआ है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि इसकी कीमत के बारे में, जो बिजली की कीमत होती है उसके बारे में भी हो रही थी कि टैरिफ जो है उसका रेट कम कर दिया जाएगा, जो रिलीफ मिलता है सोलर पैनल यूज़ करने वालों को उनको नहीं मिलेगा। तो वाई दिस, क्या ये वाकई में सिर्फ नज़रों में आया हुआ है इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, या और कोई ऐसे शोबे नहीं है जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाए? जैसे मैंने अर्ज़ की ना कि यहाँ पे सोच 100 साल की नहीं होती, यहाँ पे तो कभी कभार 100 दिन की भी नहीं होती। तो एक सेक्टर नज़रों में आ गया है कि हाँ जी यहाँ पे जाके हमें कुछ पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, चलाएं और इसे करें। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमारे साथ OICCI से अलीम अहमद साहब मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि पाकिस्तान में सालाना 1 ट्रिलियन रुपए की चोरी होती है टैक्स। तजावीज़ भी उन्होंने दी थी, तजावीज़ भी ओवरसीज चैम्बर ने दी हुई, और उन्होंने कहा कि 1 ट्रिलियन रुपए की हज़ार अरब की चोरी होती है। तो भाई वो चोरी क्यों होती है? अगर चोरी होती है तो फिर आप उसे जाके पकड़ें। ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास अगर इन शोबों की तरफ ना जाए? फिर कैसे टैक्स नेट को बढ़ाए? टैक्स नेट को वाइडन करें, जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पे लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, सजाएं सख्त करनी पड़ेगी, क्या करना? बिल्कुल, उनके हाथ में नहीं आते लोग जो टैक्स देने वाले हैं, जो नहीं देते वही तो पॉलिसीज बनाने वाले हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी तरफ एक ये भी है कि ये जो हम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो पैसे दे रहे थे इन कंपनीज को, गवर्नमेंट रीनिगोशिएट भी कर रही थी, क्या ये एक बड़ी वजह है कि जो सोलर लगाने वाले हैं उनको डिस्करेज किया जाए? क्योंकि इससे पहले ये नेट मीटरिंग का रेफरेंस जो आयशा दे रही थी वो भी शायद उसी सिलसिले की कड़ी थी कि गवर्नमेंट उसको रीनिगोशिएट कर रही थी। तो अब ये जो सोलर पैनल की कीमतों का बढ़ाना, चूंकि अल्टीमेटली तो हमारी मईशत को भी और हमारी स्टेट को भी हेल्प कर रहा था कि लोग अपने तय बिजली बना लें, अपने पैसों से सोलर पैनल खरीद के, और स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पड़े। लेकिन हम वो जो एक्स्ट्रा बिजली के पैसे दे रहे हैं, ये उसकी वजह हो सकती है इसको टैक्स करने की? देखिए, निज़ाम पूरा का पूरा इतना बिगड़ा हुआ है कि लाइन लॉसेस कि वो जनरेशन से लेके जब तक के क्लाइंट को, कंज्यूमर को डिलीवर होती हैं, तो उसमें बीच में लॉसेस अच्छी खासी होती हैं। वो निज़ाम की ख़राबी है। अब वो आप और मैं तो नहीं ठीक करेंगे, वो तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है।
ठीक करें, इस्लाह करें। इवन ट्रांसमिशन लाइंस हमने रिपेयर नहीं की हैं इतने अरसे से, वो जो बिजली बनती है उस तरह पहले या तो पहुंच नहीं रही थी या आप एक हेल्दी वे में नहीं पहुंचती और उसकी वजह से भी लोड। और आप ये देखिए ना प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मोटरवेज प्रायोरिटी है। ये जो ट्रेन के ऊपर हमारा कितना वो रहा कि जी ग्लास कवर्ड ट्रेन रावलपिंडी से मरी की बातें भी हो रही हैं। अब हुकूमत पंजाब एक एयरलाइन भी बनाने चली है, क्योंकि वो उनसे कोई ये पूछे कि भाई पहले PIA से जो मुल्क की मईशत की तबाही। अच्छा फरहान साहब, एक खबर मेरी नज़र के सामने से गुजरी चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले आई थिंक, कि गवर्नमेंट की जो इजारादारी है बिजली के शोबे के ऊपर वो ख़त्म होने जा रही है और मुसाबिकती मार्केट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसके अंदर, सो दैट कंपटीशन बढ़े और थोड़ी सी कीमतें भी इसकी कम हो। इस बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आई हो कि वाकई में पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर पॉसिबल है, ऐसा हो पाएगा? ये मैंने सुना है, लेकिन मैंने ये कई दफ़ा पहले भी सुना है। अच्छा, तो वो मैं खुश हो गई थी वैसे ये खबर सुन के, क्योंकि इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि अगर वो वाकई इस्लाह की तरफ लेके जाना चाहते हैं। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की मसलन बहुत अरसे से बात हो रही है, आज तक तो होके नहीं थी। एक और ख़बर वो ये कि शायद ये जो IMF के साथ डिस्कशंस हुई हैं उसमें और वर्ल्ड बैंक के साथ जो हुई हैं, तो एक फार्मूला जो कि मैंने कई साल पहले सुना था कि जी जो किसान हैं उनके लिए पानी के चार्जेस बढ़ाए जाएं और एक ऐसा फार्मूला अपनाया जाए जो कि मेक्सिको में, अच्छा। मेक्सिको यहाँ से 10,000 मील दूर है, उनके हालात बिल्कुल हमारे से मुख्तलिफ हैं। मेक्सिको में शायद ये कहीं चला था, कुछ कामयाबी हुई थी, तो वो पाकिस्तान में आके और वो बिल्कुल हूबहू कट एंड पेस्ट करके चला दें। भाई कट एंड पेस्ट करके नहीं चल सकता, यहाँ पे आपके मामलात कुछ और हैं। यहाँ पे ये सोलर या बिजली का मामला, इसके अलावा लोड शेडिंग आजकल गैस की भी बहुत हो रही है, गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग। एक बड़ा नुकता है, टाइम कम है, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप बात करें। हमें डोंट यू थिंक कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है हमारे इन सोलर पैनल्स का, या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे तो नहीं लगता कि एग्जिस्ट उस तरह से करती है, उसको ज़्यादा ईज़ देनी चाहिए कि वो जो पैनल हम बाहर बनते हैं वो लोकली हम मैन्युफैक्चर करें, 2 के कॉम्पोनेंट ले लें। गाड़ियाँ भी तो असेंबल कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो वो कॉस्ट एफिशिएंट भी समाव हो सकते हैं और फिर इंपोर्ट के ऊपर जो उसका एक बिल है वो भी बोझ कम पड़ेगा। ऐसा कुछ होने के बजाय हम उल्टा जो इंपोर्ट वाला है उसको ज़्यादा टैक्स कर रहे हैं। यहाँ तक क्या डायरेक्शन है? यहाँ तक मेरे इल्म में है, पाकिस्तान में कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो बना रही हैं, जो कि सोलर पैनल यहाँ पे असेंबल कर रही हैं या बना रही हैं। मेरे ख्याल में पूरी 100% नहीं बना रही, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पे हो रहा है। मसला ये है कि चाहे ये सोलर पैनल्स की बात हो या किसी और शोबे की बात हो, आपको एक बेयकीनी को ख़त्म करके लॉन्ग टर्म 10-20 साल मुस्तकबिल की पॉलिसी के बारे में एक खाका देने की ज़रूरत है। ऐसा ही है। और वो खाका जब तक आप नहीं देंगे तो लोग सरमायाकारी कैसे करेंगे? कोई आदमी 2 साल देखा नहीं है किसी भी बजट से पहले कोई इतनी लंबी फोरकास्टिंग की हो। और सबसे बड़ी चीज़ तो वो कॉन्फिडेंस है जो इन्वेस्टर को हम कभी नहीं दे पाते कि वो किस जानिब जाए। अब इवन अगर कुछ लोग अपने बिजनेसेस के लिए, मैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस हमारे दोस्त वगैरह जो करते हैं जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बेचारे इस तरफ शिफ्ट हुए 10-12 लाख रुपए लगा के सोलर लगा लिया, चलो 1-2 मशीनें उस पर चल जाएं, 1-2 एसीज चल जाएं, तो अब अगर उनकी ऊपर कॉस्ट बढ़ जाती है या बिजली जो है वो महंगी हो जाती है तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? कुछ विंडो तो दें हमारे। अच्छा, एक अच्छी खबर है वो ये कि IMF मान गया है कि भाई जितने भी सैलरीड क्लास है ना उसको रिलीफ आप दे दें। अब ये रिलीफ कितना होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों मिठाई तैयार रखें, फिर आप दोनों सैलरीड पर्सन जो है ना। नहीं तो आप क्या हैं? आप जागीरदार हैं? नहीं, मैं जागीरदार नहीं हूँ। I'll be no more a salaried person in a day. That's a breaking. चले सर, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया बात की।